बेसिकली ऑर्गेनिक में आपको क्या क्या चाहिए, देखो ऑर्गेनिक में आपका दो चीज अच्छे होने चाहिए कंसेप्ट आपके ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल माने जाते हैं, एक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ना बोल के इसको अपन क्या बोल देते मालूम है, इसको अपन बोल देते आइसोमेरिज्म। ये दो मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर है मतलब आपके, ठीक है। आपको ये फंडा अगर पता है अच्छे से, तो आपको खाली इसका एप्लीकेशन करने को आना चाहिए सब रिएक्शंस वगैरह में। जैसे कि जीओसी में क्या होता है, अपन क्या क्या स्टडी करते हैं, अपन स्टडी करेंगे एसिडिटी बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेसिकली डिस्कस करेंगे। और आइसोमेरिज्म में अपन क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, ठीक है। तो 3D में कैसे इसको इमेजिन करते हैं, न्यूमन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये दो मतलब क्या होता है, मतलब अपना फंडामेंटल पार्ट आ जाता है, ये जो है ना ऑर्गेनिक का फंडामेंटल पार्ट है। और जो चीज आज अपन डिस्कस करने वाले एरोमेटिसिटी, वो है ना एक्चुअली जीओसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक टॉपिक हमने जीओसी से उठा लिया एरोमेटिसिटी, वो आज पहले कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि एक अब सबसे मतलब कॉमन टॉपिक है, सबको आता है, मतलब इसमें कुछ फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट जीओसी है ना अपना फाउंडेशन है, जो अपना एरोमेटिसिटी के बाद में चालू होने वाला है। एरोमेटिसिटी को ही 2 लेक्चर लग जाएगी तुमको, उसके अंदर जीओसी चालू होएगा, उसके बाद में फिर अपना ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म चालू होएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक अपने बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं मतलब, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अभी चालू करते हैं अपन इंट्रोडक्शन बेसिकली। तो देखो एरोमेटिसिटी का जरूरत क्यों पड़ता है अपने को, वेटिंग रूम में तो देखो अभी एरोमेटिसिटी में हम एरोमेटिसिटी पहले पढ़ने के पहले ना अपने क्या कर लेते हैं, इसका यूज क्या है, मतलब कैसे क्लासिफिकेशन किया, क्यों क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, स्टार्ट करने के पहले मुझे बताओ कि बेंजीन जो है ना अपना, ये जो बेंजीन है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है। खाली इतना ही सिंपल क्वेश्चन है अपना, बेंजीन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आंसर मतलब तुम्हारे रिप्लाई करो आंसर का तुम्हारे इसमें चैट में। सिंपल क्वेश्चन है, बेंजीन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बस रीजन नहीं पूछा, रीजन में आप डिस्कस करूंगा सबके साथ। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एक जन बोलते सैचुरेटेड। मैक्सिमम लोग इसका आंसर रॉन्ग ही देते हैं कि कैसे मालूम है अपना, हमने एकदम सिंपल फंडे को अपन क्या करते हैं मालूम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री कैसा है मालूम है, ये बहुत मतलब वर्सेटाइल है। मतलब ऐसा एक थॉट तुमने दिमाग में बता लिया, तुमने क्या देखा होगा मालूम है इसके अंदर, डायरेक्टली देखा होगा तुमने भाई इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो मतलब ये अनसैचुरेटेड है, तुमने खाली यही देखा होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ, तुम्हारे पास समझो तुम्हारे पास समझो अल्कीन है, समझो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तुमने बेंजीन को ऐसे देखा होगा कि हाँ अल्कीन जैसा डबल बॉन्ड है तो ये भी अनसैचुरेटेड, ये तो अनसैचुरेटेड है नो डाउट इसके अंदर, बट बेंजीन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अभी क्यों है बताता हूँ मैं। देखो अभी मैंने ना अल्कीन में अगर समझो मैंने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, Br2 वाटर अगर ऐड किया मैंने, जो तुम लैब में भी करते हो, है ना, लैब में तुम क्या करते हो, ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो, तो तुमको कंपाउंड क्या मिल जाता है, CH2 Br CH2 Br, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाता है, मतलब ब्रोमीन वाटर का कलर लाइट ऑरेंज होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो तुम बोल देते हो कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, ये तुम्हारा कंफर्म होता है। बट ये मुझे बताओ, अभी अगर समझो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, मेरे पास बेंजीन है और मैं इसके अंदर है ना ब्रोमीन वाटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, Br2 वाटर, तो क्या होता है, नो रिएक्शन,
ठीक है, अभी इसका कैसा क्यों हो गया, रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या सोच सकते हो तुम? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अपना क्लासिफिकेशन आया नया, क्योंकि ये कंपाउंड को हमने अलग ही कैटेगराइज कर दिया, इसके वो स्पेशल रिएक्शन थी। तो हमने जो हकेल करके बंदा था ना, हकेल करके बंदा था एक, उसने पहला क्लासिफिकेशन निकाला कि हम क्या करते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड को अलग करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को अलग कर दिया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को अलग कर दिया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को अलग कर दिया। ठीक है, इसने बेसिकली इतना ही काम किया था, बाद में फिर बहुत सारे कंपाउंड आने लग गए, जैसे मतलब एक होम एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। ठीक है, अभी आपको लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना होगा जब भी मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है आपको। ठीक है, ये होम एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से ना क्लासिफिकेशन हो गया बाद में मॉलिक्यूल्स के, ये थोड़ा एडवांस क्लासिफिकेशन हो करके। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन आया था ब्रोमीन ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता है, ब्रोमीन अनसैचुरेटेड क्यों नहीं, इसके अपन इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन में क्या है मालूम है, देखो सबसे पहली बात तो क्या हो जाता है, ये जो ब्रोमीन का स्ट्रक्चर निकालते हैं अपन, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसको ये क्या बोलते हैं अपन, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो भाई रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का, रियल स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा होता है, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ना अंदर, ये कंटिन्यूस डीलोकलाइज होते रहते हैं, जैसे कि देखो ये कंटिन्यू जैसे घूमते रहते हैं, कंटिन्यूस डीलोकलाइज होते रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते नहीं है। तो एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बट अभी जनता क्या होता है कि तुमको जब भी तुम लैब में देखोगे बेंजीन का बोतल, तुमको लिक्विड दिखता है वो तो आराम से, तो तुमको उसमें फील नहीं होगा, मतलब भाई इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कुछ एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे कि अपना हो गया एक साइक्लिक वोल्टामेट्री। साइक्लिक वोल्टामेट्री अपने एनालिटिकल में पढ़ा होगा ना, साइक्लिक वोल्टामेट्री हो गया, फिर हो गया अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे अपने को पता चलता है कि बेंजीन के अंदर डिलोकलाइजेशन हो रहा है। बट डायरेक्टली तुम बेंजीन का अगर देखोगे मार्केट से खरीद के लाया, अगर तुमने तुम्हारे लैब में होगा, तो बेंजीन तुमको लिक्विड दिखेगा, तुमको फील नहीं होगा कि भाई इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज को देख ऑब्जर्व करने के लिए अपने को सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं अपन रिएक्शन वगैरह करके वो सब चीज से, वो तो बात की बात है। हाँ, बट अपना क्वेश्चन क्या है अभी, कि बेंजीन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्यों है, अनसैचुरेटेड। देखो अभी अल्किन होता है ना अपना, अल्किन CH2, इसमें तो क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, बट ये जो है ना, ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड है, और ऊपर से वेल डीलोकलाइज्ड है। मतलब क्या आएगा, ये इतना अच्छा डीलोकलाइज है, तो ये कंपाउंड को हमने बोल दिया एरोमेटिक, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी क्यों आई है, तो ये समझने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो बहुत से लोग को रेजोनेंस एनर्जी नहीं पता होता है, मतलब वो लोग रट्टा ही मार लेते हैं, मतलब जैसा तुमको पढ़ाया जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अपन क्या करते हैं मालूम है, एरोमेटिसिटी के पहले क्या समझते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। ठीक है, ये अगर पार्ट समझ गए तुमको, तो आगे मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकता हूँ। अगर यही पार्ट नहीं समझा तुमको, तो फिर तुमको रट्टा मारना पड़ेगा कि भाई रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ये फंडा हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। तो देखो ये मेजर कैसे करते हैं अपन, इसको मेजर करने के लिए अपने को एक इंस्ट्रूमेंट लगता है अपने को। आपने डीएससी सुना होगा, डीएससी डायनामिक डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री सुना होगा आपने, डीएससी। ठीक है, मतलब ये टीजीए का थोड़ा एडवांस पार्ट है। फिर अपने तुमने सुना होगा एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में सुना होगा ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आपने, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, ये सब क्या है, थोड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है। अभी इससे अपन क्या मेजर करते हैं, कोई भी रिएक्शन को आपने समझो क्लोज कंटेनर कर लिया है, और आपको कुछ प्रेशर मेजर करना है, कुछ हीट कितना लिबरेट हो रहा है वो मेजर करना है, तो आप ये इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या फिर हीट ऑफ कंबशन। बट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थोड़ा ज्यादा अप्लाई होता है, मतलब या फिर उससे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो अपने को क्या समझना पड़ेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पहले समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली आपको एरोमेटिक नहीं समझा रहा, मैं पहले आपको रेजोनेंस नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर डायरेक्टली मेरे को यूज करना पड़ेगा वो। अब देखो, अब मुझे है ना समझो एक एक्सपेरिमेंट करना है, समझो मैंने एक साइक्लोहेक्सेन लिया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ये कॉमन एक्सपेरिमेंट है ये। साइक्लोहेक्सेन लिया, इसके अंदर मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ। तो मुझे बोलो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा कि एंडोथर्मिक रहेगा, चैट में बताओ मुझे।
ये एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, चैट में डिस्कस करेंगे। चलो कितने जन को लगता है ये? एक्सो एंडो लिख दो खाली, बस पूरा स्पेलिंग मत लिखो। तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अरे कुछ ना कुछ तो बोलो, मतलब इंटरेक्ट करो, कुछ सोचो जरा। ठीक है, पढ़ाने तो वाला ही हूँ मैं सब चीज आपको, थोड़ा अपना। उन्होंने चैट बॉक्स में एक्सो एंडो, कोई एक्सो बोल रहा है, कोई एंडो बोल रहा है। हाँ, वो देखा मैंने। ठीक है, अब देखो उसको डिस्कस करते हैं। देखो अभी है ना, कोई भी एडिशन रिएक्शन होगा ना, तो देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही कर रहे हो ना। तो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन है बेसिकली ये। तो इसमें क्या होता है आपका, H2 इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है तुम्हारा, ये समझो ये H इधर से लग जाएगा इधर, और ये प्रोसेस में कुछ है ना हीट लिबरेट होएगा, कुछ हीट लिबरेट होएगा ये प्रोसेस में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। अभी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजनेशन करने के बाद में जो हीट लिबरेट हो रहा है उसको अपन मेजर करना है अपने को। ठीक है, तो अगर आपके पास में समझो एक पाई बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन का, तो इसमें कितना हीट लिबरेट हुआ है तुम्हारा, 120 किलो जूल हीट लिबरेट हुआ है तुम्हारा। साइन माइनस करेगा इसका। ठीक है, 120 किलो जूल लिबरेट हुआ हीट इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन में अगर हीट लिबरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी समझो तुम्हारे पास में अगर दो डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन में, अगर समझो ये, इसको मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो जाएगा ये। अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट मैंने रिपीट किया, तभी देखो दो डबल बॉन्ड आ गए, तो मुझे 2 मोल हाइड्रोजन के लगेंगे, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, अभी इसमें भी मुझे प्रोडक्ट तो ये मिलने वाला है अगर मुझे साइक्लोहेक्सेन पे स्टॉप करना है तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस में कितना हीट लिबरेट होना चाहिए बताओ मुझे। एक डबल बॉन्ड था तो 120 किलो जूल था, तो दो डबल बॉन्ड रहेगा तो कितना हो जाएगा ये, 240 किलो जूल हो जाएगा। सही बात है, बराबर है। एक्सपेरिमेंट से भी यही पता, एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चला अपने को। ठीक है, मतलब अपना थ्योरी और एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन मतलब साइड बाय साइड चल रहा है, मतलब पैरेलल चल रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया मालूम है, हमने लिया फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड लिया हमने, ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अभी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड लिया ना, तो देखो इसके अंदर अगर मैंने 2 हाइड्रोजन डाल दिया, फिर से मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर से मुझे क्या मिलना चाहिए था, एक्सपेक्टेड लिख देता हूं मैं इधर, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मुझे क्या मिलना चाहिए था, 240 किलो जूल मिलना चाहिए था। ठीक है, बट क्या मिल रहा है मुझे, कैलकुलेटेड कितना हुआ, ऑब्जर्व कितना हुआ मुझे, 232 हुआ। अरे भाई इतना डिफरेंस क्यों आया? देखो ये डिफरेंस क्यों आया, इसको डिफरेंस कितना आएगा अपना, 8 किलो जूल का डिफरेंस आ गया ये। तो ये चीज को अपन ने क्या बोल दिया, रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकली रेजोनेंस एनर्जी। मतलब अब एक मैं तुमको ये बता दूं, फॉर्मूला बता दूं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, आर ई लिखता हूं मैं इसको, आर ई लिखता हूं। ठीक है, इसमें बोल देता हूं मैं हीट इसको मैं लिख देता हूँ, एच ओ लिखता हूँ। एच ओ एच मतलब क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व भी तुम लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं। अभी तुम ये मत सोचना कि सर पॉजिटिव हो जाएगा मानने में, ऐसा नहीं होता है। हमेशा रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना कभी भी। तो हमेशा रेजोनेंस एनर्जी तुम्हारा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सिस्टम से बाहर जा रहा है ना, सिस्टम से एनर्जी कम हो रहा है, तो हमेशा नेगेटिव होएगा ना, पॉजिटिव थोड़ी होएगा। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड माइनस कैलकुलेट करो या फिर कैलकुलेट माइनस एक्सपेक्टेड, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है अपने को, हमेशा नेगेटिव रहेगा रेजोनेंस एनर्जी। और तुम्हारा क्या पता है तुमको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो हमेशा नेगेटिव रहता है रेजोनेंस इसका एंथैल्पी का चेंज तो। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस को मैंने क्या बोल दिया, रेजोनेंस एनर्जी। अभी ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि अब इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें ना तुम्हारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था कॉन्जुगेटेड था, ये थोड़ा स्टेबल था, स्टेबल था। ठीक है, स्टेबल था, इसके लिए क्या हुआ, थोड़ा
एक्सपेक्टेड से थोड़ा हीट कम लिबरेट हुआ, ठीक है। मतलब क्या होता है मालूम है, जितना समझो, जितना रेजोनेंस एनर्जी is inversely proportional to heat of hydrogenation. ये रिलेशन कभी भी याद रखना तुम, ठीक है। हमेशा रेजोनेंस एनर्जी है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इनवर्स रिलेशन होती है, और रेजोनेंस एनर्जी जो दे देगा, रेजोनेंस एनर्जी is directly proportional to stability of molecule. समझा था इसका मतलब क्या है। मैं सबसे पहले पहला रिलेशन देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जितना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना HOH कम रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, दो डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड, तो कितना मिल रहा था आपको, 8 किलो जूल का रेजोनेंस एनर्जी मिल रहा था, ठीक है। मतलब HOH थोड़ा कम हो गया ना, 240 मिलना चाहिए था बट 232 मिल रहा तो कम हो गया, इसलिए मैं उसको इनवर्स रिलेशन बोल रहा हूँ। बट देखो जनता, अभी अगर समझो मैंने ना बेंजीन लिया, ठीक है, मैंने अगर बेंजीन लिया, इसका मैं अगर हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ तो 3H2 का मोल लगेगा मुझे, ठीक है। ये रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होएगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, कुछ हीट लिबरेट होएगा, इसमें वही होएगा, बट हीट लिबरेट कितना होएगा वो देखना है अपने को। तो देखो एक्सपेक्टेड कितना था इसके अंदर, एक्सपेक्टेड, अभी 3 डबल बॉन्ड है तो होना कितना चाहिए, 360। एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में 120 हीट लिबरेट होता है, तो इसमें 360 होना चाहिए। बट कैलकुलेटेड कितना है, ऑब्जर्व कितना है, जो कैलोरीमीटर से हमने मेजर किया वो अपने को वैल्यू आया कुछ 208 का वैल्यू आया, 208 किलो जूल का वैल्यू आया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया जनता इसके अंदर, 152 किलो जूल अपना डिफरेंस आया, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी, और ये कैसे मेजर किया हमने, कैलोरीमीटर से, हीट ऑफ हाइड्रोजन के एक्सपेरिमेंट से। अब देखो जब भी देखो दो डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड, तो कितना रेजोनेंस एनर्जी, सिर्फ 8 किलो जूल का एनर्जी था। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि एक डबल बॉन्ड बनने से इतना डिफरेंस आ गया 152। तो ये खाली डबल बॉन्ड का रिलेशन नहीं है, ये कैसा है कि ये मॉलिक्यूल तो कॉन्जुगेटेड तो है ही है, नो डाउट उसके अंदर कॉन्जुगेटेड तो है ही है, साथ में क्या है, ये एरोमेटिक हो गया अभी। तो इस तरीके से अपने को है ना कुछ मॉलिक्यूल को सेपरेट करने की, मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन अपने को सेपरेट करना पड़ गया, क्योंकि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है ना कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं, और वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है, ये अपने को एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला, रेजोनेंस एनर्जी से। रेजोनेंस एनर्जी से हमने पता चला ना कि ये कुछ भाई एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसको अपने को अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा, इसको सिंपल अपन अनसैचुरेटेड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये पहले क्या हुआ, ये थ्योरी आई, पहले फिजिकल केमिस्ट्री वाला बंदा रहेगा उसने पहले थ्योरी निकाली देगी, ठीक है। फिर भाई ऑर्गेनिक वाला बंदा आया, तो उसने क्या बोला, भाई चलो इसका डबल बॉन्ड है, तो जैसे कि तुम सब लोग बोल रहे थे मुझे अनसैचुरेटेड है, तो देखते हैं प्रूव करते हैं, मतलब ठीक है। तो उसने रिएक्शन किया तो उसको क्या पता चला, नो एडिशन रिएक्शन, मतलब बेंजीन लिया उसने और उसने क्या कंफर्म किया फिर, भाई बेंजीन में तो नो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन तो होता ही नहीं है इसके अंदर। तो पहला थ्योरी रॉन्ग हो गया, मतलब कि अनसैचुरेटेड बोलते थे बेंजीन को, तो वो थ्योरी तो चले गया। फिर उसने क्या लेगा कि हाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, उसने अपने रिसर्च में लिख दिया पेपर में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल। फिर उसने अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सब रिएक्शन करके उसने प्रूव कर दिया कि सैचुरेटेड, मतलब ये जो कंपाउंड है बेंजीन तुम्हारा एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। अगर ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता तो भाई इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे नहीं हम, तो इसको स्पेशल क्या नाम दिया अपन ने, इसको स्पेशल नाम दिया अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड। और ये तुम्हारा एक आइडियल कंपाउंड होता है, आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हो, आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, मतलब कि एरोमेटिसिटी के पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि इसके आगे मैं जब भी आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो डायरेक्टली बोलते जाऊंगा मैं, भाई रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेस, ऐसा ऐसा फंडा बोलते जाऊंगा मैं तुमको। तो वो टाइम में तुमको मतलब तारे जमीन पर वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए, मतलब सर क्या बोल रहे, रेजोनेंस एनर्जी हमको समझ रहा नहीं, इसलिए मैंने आपको क्या समझा, पहले रेजोनेंस एनर्जी पहले समझाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो मालूम है, ये लिख लो पहले एक्सपेरिमेंट जो अपने डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मुझे बताओ, एक क्वेश्चन और होता है बच्चों को, मुझे बताओ साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है या बेंजीन, चलो देखते कितने आंसर राइट आते हैं। साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है कि बेंजीन, क्योंकि मतलब कोई कोई लोग क्या बोलते हैं बेंजीन को भगवान मान लेते हैं, मतलब
अभी भी लोगों को बेंजीन ही लग रहा है स्टेबल। देखो जनता, तुम्हारा डाउट, तुम्हारा मतलब ये जो कंसेप्ट रहता है बराबर तुम यूज कर रहे हो, बट कैसा है मालूम है, तुम्हें ना एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते दोनों चीज को। क्यों बोलो? तुम्हें ना बेंजीन को है ना, बेंजीन एक क्या है, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ना, तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि समझो मुझे कंपेयर करना है, स्क्रीन पे देखना जरा, मैं आपको बोलूँ कि कंपेयर करना है मुझे बेंजीन, बेंजीन को मुझे कंपेयर करना है साइक्लोहेक्साट्राइन से, समझो इससे मुझे कंपेयर करना है, तो भाई तुम इसमें तो कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि बेंजीन ज्यादा स्टेबल रहता है। बट ये क्या है भाई, अब मुझे बताओ, चलो और एक सिंपल डाउट पूछता हूँ मैं तुमको, इथिन ज्यादा स्टेबल रहता है कि इथेन? चलो एकदम सिंपल हो जाता है, लोअर लेवल पे एकदम, इथिन ज्यादा स्टेबल है कि इथेन? इथेन सही है। देखो हम क्या पढ़ते हैं मालूम, नॉर्मली हमने, हमारा मिसकंसेप्शन क्या होता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमने भर रखे अपने दिमाग में। जैसे कि हम डायरेक्टली इथेन, इथेन को देखते बोलते हैं इसमें एक बॉन्ड है, और इथिन को देखते हैं इसमें दो बॉन्ड है, ठीक है। बट भाई क्या होता है मालूम है, देखो बताया तो मैं तुमको, ये सिंपल चीज है, अगर देखो सिंपल सिंपल चीज अपने दिमाग में रखी ना तो बहुत काम आती है अपने को। अगर तुम जितना ऑर्गेनिक को सिंपल चीजों से समझोगे, सिंपल एग्जाम्पल से समझोगे ना, उतना आपको बेनिफिट होगा। कि कॉम्प्लिकेशन का कोई लिमिट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का कुछ लिमिट होता है, ठीक है। तो देखो इथेन का अगर एनर्जी देखा मैंने, समझो इसका एनर्जी मान लेता हूँ मैं, समझो मेरा एनर्जी है इसका 350 किलो जूल, समझो मेरा एनर्जी है इसका, सीसी बॉन्ड का, सीसी बॉन्ड का 350 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर देखा ना मैंने, तो इसका एनर्जी है मेरा समझो 425 किलो जूल। तो भाई अपन डायरेक्टली क्या बोल लेते हैं मालूम है, हाँ इथिन का सीसी बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, डायरेक्ट इसके ऊपर कमेंट करते हैं। बट देखो ना, पाई बॉन्ड में भी क्या है, दो बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा ही है ना, दूसरा पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, हमेशा कोई दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ रह ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी ये जो 425 जो किलो जूल का एनर्जी है ना, इसमें से तो भाई देखो 350 के, और 350 के आसपास तो सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी है, तो पाई बॉन्ड कितना दे रहा है, सिर्फ 75 दे रहा है पाई बॉन्ड का एनर्जी। तो इसके लिए अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा मत तुम मतलब दिमाग में मत रखना कि हमेशा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रहता है सिग्मा बॉन्ड से, वो तो ओवरऑल एनर्जी देखोगे तो सिग्मा के ज्यादा रहता है ना, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन पे। तो देखो इसमें है ना, सिग्मा बॉन्ड देखो, अभी इसमें 6 पाई बॉन्ड ब्रेक और 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे, इसमें 3 पाई बॉन्ड था, ठीक है। तो ये इसका तो स्पीकर चालू है। अमय शेवाळे स्पीकर बंद करो। हाँ की कर, चालू कर। हाँ देखो अब इसमें क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड है ना, तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड नया बन गया ना, 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अभी मैंने आपको क्या बोला कि सिग्मा बॉन्ड का ये एनर्जी ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड का अगर कंपाउंड रहता है ना, तो हमेशा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये हमेशा ये मिसकंसेप्शन मतलब है बेंजीन तो मतलब भगवान है, मतलब उससे स्टेबल कोई नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं है। सिग्मा बॉन्ड जिसमें ज्यादा रहेंगे वो तो हमेशा हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि हमने क्या देखा एंथैल्पी के टर्म्स में देखा ना। देखो अगर बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता ना तो वो रिएक्शन होता ही नहीं था, साइक्लोहेक्सेन बनता ही नहीं था ना, सिंपल एक लॉजिक यूज करो, ठीक है। बट मैंने एक चीज क्या बोली तुमको, एक चीज मैंने रिलेशन बताई थी देखो ऊपर, रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो गया ना, तो देखो 208 208 हो गया उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, होना कितना चाहिए 360। तो एक चीज याद रखो, जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। और आगे हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन वगैरह कुछ पढ़ने वाले आगे अपन, उसमें भी ये सब रिलेशन काम आता है, बट उधर में इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं तुमको, क्योंकि अपन डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं, उधर में खाली आपको रिलेट कराऊंगा, हमने उसमें पढ़ा था करके ऐसा, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, ये लिख लो अच्छे से इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और कुछ डाउट रहे तो डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स का कुछ भी रहेगा तो तुमको। शुरू कर दे। ठीक है, अरे कनेक्ट कनेक्ट है। पहले बार जूम जो यूज कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आता है बहुत थोड़ा। प्रशांत आपका स्पीकर बंद। और आप इसको स्क्रीन को एक्सपांड भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, जूम आउट जूम इन सब कर सकते हो। और आपको अनम्यूट होगा तो हम लोग को बोल दो, हम लोग इधर से अनम्यूट कर देंगे, बट आप खुद को मत करना अनम्यूट, डिस्टर्ब होता है इसलिए।
फटाफट लिखो इसको, और बुक और पेन लेके बैठो, ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत दिखाना। हाँ सर तो क्या है, स्क्रीनशॉट मत लेना, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, इससे ज्यादा फील नहीं आएगी तुमको। ऐसा ऐसा फील करोगे तुम लेक्चर हॉल में बैठे हो, क्लास में बैठे हो तुम, नहीं तो तुम पूरी स्मार्टनेस इधर ही बताओगे स्क्रीनशॉट ले लेके। और पूरा नोट्स अच्छे से बनाना है इसको डिटेल में, क्योंकि बहुत काम आएगा तुमको ये फंडामेंटल, क्योंकि एडवांस का कोई लिमिट नहीं है। आज भी कोई, अभी भी कोई नया रिएक्शन बना होगा, तुम इधर बैठे हो लेक्चर में, वो सब चीज थोड़ी अपने को बता रहेगी। तो जो चीज अपने को पता है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक जिसको बोलते हैं अपन। एडवांस थोड़ा इजी होता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशली, बट बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर लेते डायरेक्टली एडवांस में। बट कुछ फंडामेंटल पूछ लिया उनको तो नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक पढ़ाई नहीं होता। तो नीचे कर रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा तो चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं तुम, कोई भी टॉपिक नहीं समझा तो तुमको। जैसे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा ना, वैसे हीट ऑफ कंबशन भी होता है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं अपन, बेंजीन को हीट करते हैं और CO2 H2O बनता है, और उसमें भी कुछ हीट लिबरेट होता है, वो मेजर करते हैं बस। और ये थोड़ा रिवाइज अपने को जीओसी में भी होगा, जब जीओसी में अपन रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करा होगा ऊपर से, जो आज अपन ने पढ़ा रेजोनेंस एनर्जी। आनंद तिवारी पूछता है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को कंपेयर कैसे करेंगे। अरे भाई हमने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, फिर अनसैचुरेशन टेस्ट था ना अपना, हमने बोला ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है बेंजीन, वही तो अपना कंफर्मेशन था। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हो, तो एनएमआर से भी निकालते हो ना तुम। अगर देखो थोड़ा बहुत एनएमआर का आपको नॉलेज होगा, तो एनएमआर में क्या होता है, अल्किन का पीक अलग आता है ना, अल्किन और एरोमेटिक का पीक थोड़ा ज्यादा डीशिल्डेड होता है। एरोमेटिक का पीक तुम्हारा 7.5 के आसपास आता है एनएमआर में, और प्रोटॉन एनएमआर में, और अल्किन का पीक आता है तुम्हारा 5.5 के आसपास आता है। तो एनएमआर से भी आप कंफर्म कर सकते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हो, मास से तो खाली मॉलिक्यूलर पता चलेगा, बट एनएमआर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एनएमआर हो गया, फिर आपका ये रिएक्शन हो गया, मतलब केमिस्ट्री से रिएक्शन से आप प्रूव कर सकते हो, एडिशन रिएक्शन से। और किसी डाउट है क्या कुछ? साइक्लोहेक्सिन और बेंजीन विच इज स्टेबल। अभी इसमें देखो, अगर कॉन्जुगेशन का फंडा लगाएगा तो ऑब्वियसली बेंजीन ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेस वाले फंडे से। बट देखो ये सब चीज अपन पढ़ रहे हैं ना, सब अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना, आपको थोड़ी ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि डायरेक्ट साइक्लोहेक्सिन का बेंजीन से रिलेट कर सकते हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड का 3 डबल बॉन्ड से रिलेट कर सकते हैं। बट एक डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें रेजोनेंस ही नहीं है ना, तो ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चन बनाना इसमें काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर इलॉजिकल हो जाएगा। जो चीज में रेजोनेंस है नहीं तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना तुम इसको, फिर तुमको हाइपर कंजुगेशन का दिमाग लगाना पड़ेगा, और डोमिनेट रेजोनेंस रहता है, बट अभी हाइपर कंजुगेशन अपने को करना नहीं है सब चीज, सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर फोकस करना है अपने को। थोड़ा और नीचे करता हूँ मैं।
जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहते हैं ना, सब में हीट लिबरेट होती है, ठीक है। तो उसका जो एंथैल्पी रहेगा वो तो नेगेटिव रहेगा, तो वैसे रेजोनेंस एनर्जी भी तुम्हारा नेगेटिव रहता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में है ना, हीट एब्जॉर्ब होता है, तो उसका एंथैल्पी तुम्हारा पॉजिटिव रहता है। बट हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन तो करना ही नहीं, क्योंकि अपन एडिशन रिएक्शन से मेजर कर रहे हैं ना इसको, और एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और जैसे हमने इधर तो फटाफट कर दिया बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, बट लैब में तो बहुत हालत होती है मतलब करने के लिए, बहुत सारा मतलब कैटलिस्ट लगता है, स्पेशल इसका हाइड्रोजनेशन का एपरेटस आता है, उसको बोलते हैं पार हाइड्रोजनेटर, प्रेशर लगता है। इधर तो फटाक से लिख दिया अपन ने कि भाई रिडक्शन कर दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, लास्ट 1 मिनट में कर लो इसको फटाफट अभी। बेंजीन को आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं अपने को आगे बताऊंगा मैं तुमको, कंपेयर करके नैप्थेलिन वगैरह सबसे। अभी नहीं करेंगे, अभी एरोमेटिक चालू करते हैं अपन, बैकग्राउंड मिल गया तुमको थोड़ा इसका। और ये सब डेटा आपको याद नहीं रखना है, डेटा रट्टा नहीं मारना है कुछ, ये खाली समझाने के हिसाब से बताया मुझे, कुछ भी डेटा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो दो ओपन पॉइंट लिखे ना अपन ने इधर, ये हमने जो लिखा था ना, रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बस इतना याद रखना है, डेटा वगैरह कुछ नहीं याद रखना है। अब ये थोड़ा टॉपिक हो जाएगा ना, फिर मैं तुमको एक स्टोरी बताऊंगा, मतलब एक ड्रग है क्लोरोब्यूसिल करके, उसमें कितना सारा ऑर्गेनिक का स्ट्रेटेजी यूज होता है, मतलब जो भी हम रिएक्शन बढ़ते हैं ना जीओसी वगैरह में उसका, तो वो तुम्हारा नेट से रिलेटेड नहीं है, तुमको ओनली फील आ जाएगी मतलब रिएक्शन की, तुम वैसा सोचते हो कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, हो गया रहेगा शायद सबका। चलो नहीं हुआ रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। और थोड़ा हैंड राइट मतलब तुम्हारा जो भी रहेगा ना, स्पीड थोड़ा बढ़ाओ, मतलब इतना डेकोरेशन मत करो, 4-5 पेन लेके मत बैठो, ठीक है। देखो देखो क्या होता है, अच्छा नोट्स क्या होता है मालूम है, अच्छा नोट्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट नोट्स होना चाहिए तुम्हारा, और तुमको समझ में आना चाहिए बेसिकली, तुमको तुम्हारा राइटिंग समझ रहा है बस हो गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, तुम उसको कलर करो कुछ भी करो बाद में करो, लेक्चर के टाइम पे मत करना कुछ भी। तुम्हारा बुक ये काला घोड़ा फेस्टिवल में जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा आर्ट्स मत यूज करो। चलो अभी अपन करते हैं अपना एरोमेटिसिटी स्टार्ट, ठीक है। देखो अभी क्या करते हैं मालूम है अपन, पहले क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, मेन क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहला होता है साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, असाइक्लिक में नहीं देखना है अपने को रेजोनेंस एरोमेटिसिटी वगैरह, क्योंकि उसमें होता ही नहीं, उसमें खाली रेजोनेंस होता है और बट एरोमेटिसिटी नहीं रहता उसके अंदर, ठीक है, डिफरेंस है। रेजोनेंस ओपन चेन में भी होता है, क्लोज चेन में भी होता है, बट ज्यादा इफेक्टिव इसके अंदर होता है क्लोज चेन में, जो अपन ने देखा अभी, ठीक है। साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कैसे देखते हैं अपन, सिंपल क्या करते हैं मालूम है, अपन अपना जो मॉलिक्यूल रहेगा ना, उसमें अपन देखते हैं वो इधर सबके सब सेम हैबिटेशन के होने चाहिए, मतलब sp2 होने चाहिए, या फिर कभी कभी आपको sp2 sp का मिक्सचर ही मिल सकता है, जो आगे अपन एग्जाम्पल में देखेंगे, मतलब इसके बहुत कम केसेस है, नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जैसे कि देखो अगर अपन ने बेंजीन देखा हुआ अभी, ठीक है, बेंजीन बाद में डिस्कस करते हैं। अभी देखो तीसरा वाला पार्ट है अपना साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड। अभी भाई कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मैं अल्ट लिख देता हूँ, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ क्या होना चाहिए अपना, अब एक बंदा है हकल करके था, उसने निकाला था ना ये थे, तो उसने एक अपना रूल निकाला था हकेल रूल करके। तो हकेल रूल क्या होता है, हकेल बोलो कोई अलग अलग बोलते हैं,
कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने को इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसने एक रूल निकाला था, उसको हम बोलते हैं 4n+2 रूल, ठीक है। और ये किसके लिए, ये रूल किसके लिए था, सिर्फ एरोमेटिसिटी के लिए था। एंटीरोमेटिक के लिए कुछ अलग रहेगा, 4n करके बोलते हैं, एरोमेटिसिटी डिस्कस करें। तो देखो अभी समझो एग्जांपल, पहले एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसको तुमको। तो मेरे पास में बेंजीन है, ठीक है। अभी जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखे ना वो मैच हो रही कि नहीं देख, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, चलो साइक्लिक तो है बेंजीन, प्लेनर है, सबके हाइब्रिडेशन सेम है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एक प्लेन में सब, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक मेरे जो भी जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं वो प्लेन में आ जाएगा, उसको प्लेनर बोला है उसको। कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी है भाई। अब हक्कल रूल समझते, तो हक्कल रूल क्या होता है, मान में इसने क्या बोला था, जो भी कंपाउंड में ना ये जो n लिखा है मैंने, देखो ये जो n लिखा है, ये n का वैल्यू अगर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो ऐसे मतलब इससे ज्यादा नहीं आता, मतलब 2 तक ही रहता है ज्यादा कॉमन, तो इसको अपन बोलते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। अब बहुत से जगह ना क्या पढ़ाया जाता है मालूम है, जैसे देखा है मैंने, मतलब मेरे अपने कॉलेज में ही फील किया था मैंने, तो लोग खाली क्या बोलते, टीचर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अगर एक रिंग है तो n का वैल्यू 1, ठीक है, और 2 रिंग है तो n का वैल्यू 2, 3 रिंग है तो n का वैल्यू 3, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल ये खाली मतलब तुमको एक सिंपल बनाने वाला तरीका है, बट ये सिंपल वाला तरीका कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है, क्यों रॉन्ग होता है मैं आगे बता दूं तुमको वो एग्जाम्पल लेके। अब फिलहाल क्या किया अपन ने, हकल रूल ने क्या बोला था, ये 4n+2 रूल निकाला और बोला कि n का वैल्यू इसके अंदर होल नंबर में होना चाहिए, 0 1 2 3 5 ऐसा होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर में नहीं होना चाहिए, मतलब 1.5 2.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो एरोमेटिक है। जैसे कि देखो अब ये क्या होता है, इसने क्या किया था, कैसे मेजर किया था इसको, थ्योरी कैसे बनाया था, 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसने खाली क्या किया, n का वैल्यू निकाल दिया। तो मुझे बताओ ये अगर ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो n का वैल्यू कितना आएगा, इसका 1 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, 6 - 2 4, n इक्वल टू 1 आ जाएगा, बराबर है। तो इसमें क्या आ गया, इसका n इक्वल टू 1 आ गया, n1 इज एन हकेल नंबर अपन इधर डिस्कस किया है इधर, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक, अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल था ना ये तो न्यूट्रल था ना, कोई चार्ज नहीं था। अभी एक मैं तुमको समझा देता हूँ नेप्थलीन का, चलो, और एक न्यूट्रल लेता हूँ मैं, बाद में तुमको समझेगा चार्ज वाला। देखो ये नेप्थलीन है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 4n+2 इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका n का वैल्यू कितना है, अगर तुम सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू रहेगा 2, ठीक है, एंड 2 इज एन हकल नंबर, चलो प्रूव हो गया। अपन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने ये एग्जांपल लिए, चार्ज वाला एग्जांपल लेता हूँ। चार्ज वाले कंपाउंड को अपन क्वासी एरोमेटिक भी बोलते हैं, क्वासी मतलब ऐसा पार्शियल टाइप बोल सकते हैं, तो मतलब तो ये कंपाउंड को, ये चार्ज जो कंपाउंड रहता है ना इसके स्पेशल नाम भी होता है, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, नाम अलग है बस, ऐसा बाकी स्टेबिलिटी वाइज कुछ ऐसा इशू नहीं है, क्वासी एरोमेटिक भी बोला जाता है इसको, चार्ज कंपाउंड को चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड। अभी तो इसका अगर तुमने 4n+2 यूज किया इसके अंदर तो कितना आएगा, 4n+2 इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है ना, देखो दो एक बॉन्ड पाई पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये तुम्हारे टीचर वाले रूल फॉलो, ये हो गया, इधर में ये अप्लाई नहीं हो रहा, फिर टीचर्स क्या पढ़ाए थे, हाँ ये एक्सेप्शन है। अरे भाई तो कुछ लॉजिक तो यूज करो, मतलब हाँ कोई कोई चीज केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होती है मानता हूँ मैं, बट चीजों को अपने को क्या करना है, साइंस क्यों पढ़ते हो भाई तुम, चीजों को इजी बनाने के लिए ना, तुम ऐसे याद रखना चालू कर दोगे सब चीज, तो फिर केमिस्ट्री तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो जितना इजी हो सके उतना तुमको डेवलप करना है अपने, ठीक है। तो देखो इसमें n का वैल्यू 0 आ गया, और 0 इज एन हकल नंबर, ठीक है, 0 हकल नंबर है तुम्हारा, इसके लिए इस तरीके से इसने प्रूव करना चालू कर दिया सब चीज, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं मालूम है, पहले ये 4 पॉइंट लिख लो तुम अच्छे से, फिर मैं तुमको एनएमआर से कोरिलेट कराता हूँ इसको, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छे लिखो 4 पॉइंट, इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो, चैट पे पूछ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ये जूम पे ऑडियो चालू करते तो बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है, तो चैट कर लो, चैट पे बता दो, मैं डिस्कस कर लूंगा। लिख लो फटाफट 4 पॉइंट, एग्जाम्पल भी लिख लेना।
लास्ट 30 सेकेंड। हाँ, मसूद अली पूछता है, हाँ बराबर है, ये सबके सब पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए जब भी एरोमेटिक होगा वो, कोई भी एक पॉइंट मिसिंग है तो नहीं होगा। अगर साइक्लिक है, प्लेनर नहीं तो नहीं होगा, साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, तो सब चीज मैच करनी चाहिए अपनी। ठीक है, हो गया रहेगा सबका। चलो अभी क्या करते हैं अपन मालूम है, अब इसको है ना अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक थ्योरी होती है अपनी फ्रॉस्ट सर्कल। फ्रॉस्ट सर्कल तुमने शायद एमएससी में पढ़ी होगी, बट अपने को नेट में तो यूजफुल नहीं है वो, ठीक है। वैसे भी उसमें खाली वो इलेक्ट्रॉन भरने का ही खाली तरीका है बस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अपन वो फ्रॉस्ट सर्कल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 6 होता है, अभी इसको कंफर्म कैसे करते हैं, जैसे कि हमने बोला था आपको कि हम इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, 1H NMR से, 1H NMR से हम इसको प्रोटॉन NMR से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रोटॉन NMR में कैसे कंपेयर करेंगे मालूम है, अभी मैं आपको पूरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बताऊंगा, कल एक बता देता हूँ। मतलब जैसे कि अगर समझो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा ना, तो उसकी कुछ सिग्नेचर वैल्यू होती है, सिग्नेचर पीक होती है, या फिर सिग्नेचर एरिया बोल सकते हो तुम। एरोमेटिक पीक रहता है अराउंड अपना, जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 7.5, ठीक है। और अगर समझो कोई अल्किन होता है, अगर CH2 और 1CH2, इसका वैल्यू कितना होता है NMR में 5.5 ppm, और ये होता है एरोमेटिक का 7.7 ppm। तो है ना आप इसको है ना रेजोनेंस इससे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है या अल्किन जैसा बिहेव करेगा। तो एक अपना मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का टूल है अपने पास में, ठीक है। और एक क्या होता है, अगर समझो आपने एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैंने आपको बोल दिया नो डीकलरेशन टेस्ट, मतलब जब हम लैब में क्या करते हैं, डीकलरेशन टेस्ट करते हैं ना, तो केमिनोफोर टेस्ट हो गया तुम्हारा, या फिर ब्रोमीनोटर टेस्ट हो गया, तो नो डिकलरेशन टेस्ट, ये टेस्ट नेगेटिव दिखाता है। ये नो डिकलरेशन टेस्ट मतलब केमिनोफोर या फिर ब्रोमीनोटर टेस्ट, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो आपको शायद वाइवा वगैरह में पूछा भी होगा आपके MSc में या फिर BSc में। देखो ये कंपाउंड जो है ना, मुझे बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है क्या, फिनॉल, चैट चैट में डिस्कस करो, फिनॉल इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। कितने दिन डिस्कस किया है, यस यस एरोमेटिक। चलो मैक्सिमम लोग ने आंसर राइट ही दिया। तो देखो अभी एरोमेटिक तो है, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं, देखो एरोमेटिक कैसे मेजर किया तुमने मालूम है, इसके अंदर सिर्फ अपने है ना ये पार्ट को देखा ना, ये पार्ट को अपने को देखना होता है एरोमेटिक के लिए, इसके लोन पेयर से अपने को मतलब ही नहीं है, ये साइक्लिक थोड़ी है भाई, इसको देखना है नहीं, उसके रिंग के बाहर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, रिंग के अंदर क्या है वो देखना है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे अपन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 रूल ओबे कर दिया, एन का वैल्यू बना जाएगा। बट अब एक मस्त क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बट दिस विल गिव, ये तुमको ब्रोमीन ऑर्डर टेस्ट भी देता है और केमिनोफोर का टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। अब तुम बोलोगे भाई सर ने तो मुझे रॉन्ग पढ़ाया कि फिनॉल तो एरोमेटिक है, बट वो तो तुमको पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है ब्रोमीनोटर, और ये और सर ने बोला था कि ये तो अनसेचुरेटेड रहता है, तो ऐसा क्यों सैचुरेटेड रहता है, तो ये इधर अनसेचुरेटेड सा क्यों बिहेव कर रहा है। इसका आंसर कौन देगा मुझे, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है अपना, फिनॉल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड बट इट विल गिव अ पॉजिटिव ब्रोमीनोटर टेस्ट या फिर पॉजिटिव केमिनोफोर टेस्ट। बेंजीन भी एरोमेटिक है बट वो नेगेटिव टेस्ट दिखाता है, बट फिनॉल वाला जो रहता है पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। म्यूट करो जो है, चैट में डिस्कस करते हैं। क्या रीजन रहेगा इसका, सोचो थोड़ा, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ अपना, कोरोना में वो शांत हो करेगा तुम्हारा दिमाग।
हाँ देखो डिफरेंस तो क्या है, इसके अंदर OH ग्रुप है, OH डोनेटिंग ग्रुप होता है ना। तो क्या होता है इस्तेमाल में, इसमें है ना ये जो OH रहता है ना, ये OH अपना है ना, ये OH ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है इसका। केमिनोफोर और ब्रोमीनोटर क्या होता है, ब्रोमीनोटर को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या बनता है आपका, HOBr बन जाएगा ना, HOBr। तो HOBr इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह करते हो ना, उसमें HOBr यूज करते हो तुम, तो दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड केमिनोफिल आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करता है ये, फिनॉल को रिड्यूस करता है ये, ठीक है। फिनॉल को क्या करेगा, फिनॉल का एच निकाल के ये कुछ ऐसे कंपाउंड बना लेगा अपना, फिनोन टाइप, ऐसे फिनोन टाइप कंपाउंड बना सकता है ये। तो इसमें भाई एरोमेटिसिटी का कुछ रोल नहीं है इसमें। इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, OH की वजह से डिफरेंस आ रहा है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा अच्छा, अगर अच्छा टीचर होगा तो क्वेश्चन पूछता है ये वाइवा में, ठीक है। तो अभी इतना लिख लेते हैं अपन, 3 पॉइंट लिखना है ना अपने को, हाँ। फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, ये सब क्या होता है कि केमिनोफोर टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं, ब्रूनोटर टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं, बट रीजन इसका क्या है, एरोमेटिसिटी से इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन है इसके डोनेटिंग पावर से, डोनेटिंग ग्रुप है इसके पास में OH NH2 इसके लिए। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे पाते हैं वो फटाक से रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, केमिनोफोर टेस्ट वगैरह, केमिनोफोर के जो भी रिएक्शन देखते हैं ना, तो उसका समझो आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो क्या होता है मालूम है, केमिनोफोर को क्या चाहिए, केमिनोफोर में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्या करेगा मालूम है, सबसे फास्ट किससे रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो याद रखना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो क्या होता है खुद का रिड्यूस होने का टेंडेंसी रहता है ना, मतलब देखो, अरे यार कोई ना म्यूट हो गया, आवाज आ रही है बहुत। अंकिता आवाज बंद कर तुझा, अंकिता अंकिता म्यूट कर, हाँ हो गया हो देखो गया। देखो क्या होता है मालूम है, एक सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ तुमको मैं, जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत काम आएगा। देखो जो चीज है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहता है, मतलब +7 +6, तो ये क्या होता है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं भाई अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी रखते हैं ये, मतलब है ना, मतलब +4 +3 रिड्यूस होकर जा सकते हैं, +1 तक जा सकते हैं। जैसे केमिनोफोर को अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तक ले सकता है वो सामने वाले से, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा था मैं आपको। तो देखो जो जो मॉलिक्यूल है ना, इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा तो फटाक से ऑक्सीडाइज होता है, उसका रीजन क्या है, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा ना, जिसके आपको मैंने बोला केमिनोफोर पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, वो इसके साथ फिनॉल के साथ, वो क्यों दिखाता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना उसको, ठीक है, इसके लिए वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। बट ये अगर समझो नाइट्रोबेंजीन रहेगा, तो नाइट्रोबेंजीन तो लेने के लिए बैठा है, नाइट्रोबेंजीन तो खुद विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेंजीन से, और किसी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो वो टेस्ट हमारा फिर से नेगेटिव टेस्ट दिखाएगा। तो ये कंसेप्ट होते हैं, मतलब जो अपने ऑर्गेनिक में आगे काम आएगी अपने को रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकालने के लिए। और यही अगर समझो आप उल्टा कर रहे हो, अगर आप समझो कोई चीज का रिडक्शन कर रहे हो, तो ये चीज पूरी उल्टी हो जाएगी, मतलब अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो रिड्यूस नहीं होगा जल्दी, विड्रॉइंग ग्रुप जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आपने बर्च रिडक्शन पढ़ा होगा, बर्च रिडक्शन सुना तो होगा एटलीस्ट, बर्च रिडक्शन, तो उसमें क्या होता है, जो विड्रॉइंग ग्रुप रहता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहता है। तो ये काफी कंसेप्ट इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा, मतलब मैं आपको ओवरव्यू देते जाऊंगा जिधर आपको जरूरत है, ठीक है। लास्ट 30 सेकंड है, लिख लो फटाफट। देखो अभी क्या करते हैं मालूम है अपन, अभी ये ना अपने नोट्स है क्लास के एरोमेटिसिटी के, तो उसमें से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के साथ में, ठीक है। तो लिखने वाला पार्ट जो रहेगा मैं आपको बता दूंगा आज, मतलब अपना शायद एरोमेटिक ही हो पाएगा, पूरा एक साथ डिस्कस नहीं करूंगा मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते, तो ठीक है, पहले दिन एरोमेटिक ही पढ़ते हैं। देखो ये सब अटल पॉइंट, गंजी हम कई दिन पहन के निकाल देते कि हमें अब ये भाषा मत बोला कि काहे पहनत हुआ
अरे यार, ये क्या चल रहा है? तो अपने बताओ चड्डी डाली आ सकता है प्रशांत 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 पहली क्यों भी चड्डी मिला तो जो ले ले रे तो नहीं चड्डी बदे चाहतू है म्यूट ना करो, आदमी करी अभी म्यूट कर दे। आप होस्ट पढ़ा होना, ले बदे बराबर उनकी याद रही पर होस्ट कहियो आप पॉइंट खर्च करो। हो कि ना फालतू गिरी में पैसा बर्बाद करे के कहा है बराबर करी इंसान तब पैसा आ जाई हेलो प्रशांत, आपका आवाज म्यूट करो। हाँ, कर दिया। अभी देखो भाई, ध्यान रखो, मतलब अपना म्यूट और अनम्यूट पे पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि पहले देखो, पहला पॉइंट का डिस्कस किया अपने, ये जो है ना, आपने ये थोड़ा डिटेल नोट्स बताया मैंने। ठीक है, आप बाद में मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इसको। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना है इसको। मैंने जो भी आपको मेन मेन पॉइंट है वही लिखा है। देखिए देखो, पहला पॉइंट डिस्कस किया अपने, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड वाला, वो एक इसके अंदर आ गया। फिर हाइब्रिडेशन वाला पॉइंट डिस्कस किया अपने, वो सेकंड पॉइंट है। फिर हकेल रूल क्या होता है उसको अच्छे से डिस्कस किया हमने एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, फिर अभी देखो, हाँ, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है, स्पेशल मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। तो देखो, इसको थोड़ा जूम आउट कर लो। देखो, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पायरीन। ये मॉलिक्यूल का नाम है पायरीन। ठीक है, नाम से ज्यादा पेन मत लो। अब इसमें स्पेशल केस क्या होते हैं मालूम है? देखो, अगर इसमें अगर देखोगे ना आप देखो, टोटल कितने पाई बॉन्ड है अपने पास में? टोटल पाई बॉन्ड है अपने पास में, समझो इधर से स्टार्ट किया अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पाई बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 16 हो जाएंगे। ठीक है, बट इसमें क्या होता है मालूम है? देखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मैक्सिमम रेजोनेंस है ना, मैक्सिमम रेजोनेंस आपका क्या होता है? पेरिफेरी पे होता है। पेरिफेरी मतलब क्या होता है? सरफेस होता है ये। तो मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन है ना आपका, देखो मैं ये साइन से बता रहा हूं आपको। तो मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन आपका है ना, इसके अंदर होगा, इससे इधर डिलोकलाइजेशन हो रहा है। और अभी ये क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको एकदम अच्छा एरोमेटिसिटी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, वो क्या करता है मालूम है? जैसे कि आप लोग भी थोड़ा ग्रिडी हो गए ना, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करोगे उसके लिए तुम। वैसे मॉलिक्यूल भी क्या होता है, वो एक पाई बॉन्ड का सेक्रीफाइस कर देता है, भाई मुझे पाई बॉन्ड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो कॉर्नर से मिल रहा है। तो क्या कर रहा है, ये कॉर्नर में डिलोकलेशन ज्यादा अच्छे से करता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ मालूम है? अब इसके लिए अपने को है ना, ऐसे जो पाई बॉन्ड होते हैं जो सेंटर में है, जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, जिसको हम बोलते हैं उसका एक नाम देते हैं अपन, नॉन हकल पाई बॉन्ड। नॉन हकेल पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब तुमको फिर पता चलेगा कि भाई सर हमको कैसे पता चलेगा नॉन हकल है कि हकल है? तो जो भी नॉन हकल के केस है ना, मैं आपको सब बता दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं आपके लिए मैं एग्जांपल में। ठीक है, तो मतलब 7-8 मॉलिक्यूल है ऐसे, जिसमें कभी लोन पे आपको नॉन हकल बोलना पड़ेगा, इसको पाई बॉन्ड बोलना पड़ेगा, तो आपको बता दूंगा जो जो स्पेशल केस है, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे ना जो ग्रीन वाला डबल बॉन्ड है सेंटर वाला, उसको ओमिट करना है मुझे, उसको कैलकुलेशन में लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैक्सिमम कॉन्जुगेशन किधर हो रहा है, मैक्सिमम रेजोनेंस किधर हो रहा है? पेरिफेरी पे हो रहा है ना, जो आपको मैंने रेड रेड में बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, 2 को निकाल दोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी इसके पास अभी। ठीक है, अब देखो 4n+2 इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो n का वैल्यू कितना आएगा इसके अंदर? 3। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि नॉर्मली जैसे कि आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि n का वैल्यू 4 होता है, जितना रिंग उतना n का वैल्यू। तो इसमें देखो n का रिंग तो 4 है, तो n का वैल्यू 4 होना चाहिए था, बट n का रिंग इसका, इसमें कितना वैल्यू? 3 वैल्यू है इसका। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, जैम में आया था, आईटी जैम में। ठीक है, ध्यान रखना है सर, इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या करो, ये एग्जाम्पल लिख लो, अपने बुक में लिख लो एग्जाम्पल, और नॉन अकल पाई बॉन्ड मेंशन करना अच्छे से। ये एग्जाम्पल लिख लो फटाफट नोट्स में। रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम रेजोनेंस पेरिफेरी पे हो रहा है, तो सेंटर का जो डबल बॉन्ड है उसको लेना नहीं, उसको लेना नहीं, तो उसका एक अलग नाम दे दिया हमने, नॉन अकल पाई बॉन्ड।
रंगोली मत निकालना, फटाफट निकालो फ्री हैंड से, रिंग बनाओ फटाफट। मेरे घर पे दिवाली पे मैं ऐसे ही रंगोली निकालता हूँ, कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल लेता हूँ, पायरिन वायरिन ऐसे। बाकी लोग को तो रंगोली लगता है, वो मुझे खाली केमिस्ट्री दिखता है उसमें। चलो हो गया रहेगा। अभी अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या किया अपन ने, फोर्थ पॉइंट क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग मस्ट लोअर द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगा, ठीक है, उतना हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, वो तो मैंने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बोला था ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो बोल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पोटेंशियल सेम है। मतलब क्या आएगा, हम बोलते हैं ना स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस, वही वाला फंडा है भाई। जितना मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना कम रहेगा, तो वही चीज मैंने डिस्कस किया है। और ऐसा क्यों होएगा, कि उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो तुम एक चीज क्या बोल सकते हो मालूम है, रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ये एक रिलेशन बना के तुम याद रख सकते हो इसको। क्या लिखा है मैंने, रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। जितना रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो भी लिख लो चाहिए तो इधर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये सब एक पार्ट में तुम्हारा रिलेशन आ गया पूरा। रिलेशन लिख लो फटाफट, पोटेंशियल एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी का। और बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लेते हैं। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको प्रॉब्लम किधर करेगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में। बट रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो उसमें हम एनर्जी एक्टिवेशन देखते हैं। तो जब वो पॉइंट आएगा रिएक्शन करेंगे जब बताऊंगा मैं तुमको। बच्चे वही दिमाग में बिठा लेते हैं, सर ने बोला था स्टेबिलिटी तो रिएक्टिविटी कम, बट उसमें फंडा अलग होता है, उसमें काइनेटिक्स दिखते हैं अपन। ठीक है, हो गया तुम्हारा। देखो फोर्थ पॉइंट हो गया अपना, अभी फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। Aromatic compound will have all occupied bonding molecular orbitals completely filled and the relative energies of p molecular orbitals in planar। अच्छा ये वही है, फ्रॉस्ट सर्कल है। फ्रॉस्ट सर्कल हमको ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो भी मैं थोड़ा बता दूंगा मैं तुमको ग्रुप पे इसको, बट अपने लिए नेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खाली इतना याद रखना कि फ्रॉस्ट सर्कल से भी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, अभी 6 पॉइंट है ना, थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पॉइंट है ये। तो एरोमेटिसिटी से रिलेट करना था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट क्या होता है मालूम है, अगर देखो मेरे पास है ना, इसको मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली एग्जांपल बता देता हूँ एक, तो आपको ज्यादा चमकेगा। मतलब 18 एनुलिन का एग्जांपल बताता हूँ मैं इसमें आपको। बहुत एग्जांपल लिए मैंने नोट। ये एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल है। ये कंपाउंड का नाम है 18 एनुलिन, दिख रहा होगा शायद सबको। इसको हम बोलते हैं 18 एनुलिन। अभी देखो, अभी 18 किधर से आया, 18 क्यों बोला इसको, क्यों इसके अंदर कितने हैं, 18 कार्बन है इसके अंदर टोटल, ठीक है। और पाई बॉन्ड भी कितने देखो इसके अंदर, एक सेकंड ना, मतलब बारी कितने यूज करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ऐसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। और 18 कार्बन भी है। अभी एनुलिन का मतलब क्या होता है, एनुलिन का मतलब होता है मोनोसाइक्लिक रिंग। मोनोसाइक्लिक रिंग को अपन बोलते हैं एनुलिन, ठीक है। अभी और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो देखो ये तो कॉन्जुगेटेड दिख रहा है तुमको। तो मुझे बताओ, इसके अगर इसके अंदर अपन ने ना यूज किया, अगर कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, सब चीज मैटर कर रही है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसको अगर देखेंगे, अब देखो इसमें क्या देखना है तुमको में, देखो 2 टाइप के हाइड्रोजन है इसके पास में। जो मेन मुद्दा है वही बताता हूँ मैं आपको। देखो ये एक हाइड्रोजन है जो बाहर है, इसको मैं बोल दूंगा आउटसाइड हाइड्रोजन,
ठीक है, और इसको मैं बोल दूंगा इनसाइड हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका इनसाइड हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब भी आपने समझो इसका अपने को है ना 1H NMR रिकॉर्ड करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है इसका अगर, ठीक है, तो मैं अभी खाली क्या बता रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मैं इसका थ्योरी नहीं बता रहा, ठीक है, और इसका थ्योरी अपने को करना भी नहीं है सिलेबस में। अब इसमें खाली क्या होता है मालूम है, जो आउटसाइड के प्रोटॉन रहते हैं ना, ये जो प्रोटॉन रहते हैं ना, वो डी शिल्डेड होते हैं। डी शिल्डेड का मतलब क्या होता है, इसको डी शिल्डेड बोला जाता है, डाउन फील्ड भी बोला जाता है, डाउन फील्ड डी शिल्डेड, या फिर टूवर्ड्स टूवर्ड्स 10 ppm, ऐसे भी इसको शॉर्टकट ध्यान रखा जाता है, मतलब 10 ppm के इसमें मतलब राइट में हो गए तुम्हारे वैल्यू। अगर ये जो इनसाइड प्रोटॉन है, ये इनसाइड प्रोटॉन जो रहता है ना, ये होता है शिल्डेड, ये होता है शिल्डेड, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अपन अप फील्ड, एनएमआर के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अपन अप फील्ड, मतलब इसको बोला जाता है टूवर्ड्स जीरो, मतलब या फिर टूवर्ड्स टीएमएस, टीएमएस को अपन जीरो लेते हैं ना रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो अगर आपने को समझो, तुमको अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, समझो 18 एनुलिन है और 16 एनुलिन अभी तक किया नहीं अपन ने, ठीक है, तुमको देखना है कि भाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो तुम क्या करते हो मालूम है, तुम उसको एनएमआर में डाल देते हो। अगर समझो तुमको दो टाइप के सिग्नल आए, एक रहा शील्डेड और एक रहा तुम्हारा डिशिल्डेड, तो तुम रिलेट करते हो इसको, फिर तुम उसकी अमाउंट भी मेजर कर सकते हो ना, कितने प्रोटॉन डिशिल्डेड है, कितने प्रोटॉन शिल्डेड है, इसका तुम रेशो भी निकाल सकते हो एनएमआर से, है ना, और रेशो को इंटीग्रेट करके उसका पीक एरिया जो होता है उससे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो वैल्यू। आपने एमएससी में भी किया होगा वो, आप लोग एमएससी में क्या करते हो, स्केल लेके मेजर करते हो ना, वो सेंटीमीटर के हिसाब से, तो जितना सेंटीमीटर है उसको तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन से मेजर करते हो, और एक्चुअल में कैसा करा जाता है, ये एरिया देखा जाता है अंदर उसका, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है ना 10 के आसपास है उसको हम बोलेंगे शील्डेड, सॉरी डिशिल्डेड, और जो 0 के आसपास है उसको बोलेंगे, सॉरी उल्टा बोला मैंने, 10 के आसपास है ना, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे, देखो इस पे लिखा है मैंने, आउटसाइड प्रोटॉन डिशिल्डेड डाउन फील्ड फिर टुवर्ड्स 10 ppm। तो ये एक तरीका होता है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमें ना एनएमआर से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या करो मालूम है, इसके एग्जांपल लिख लो, ये रिंग बना लो अच्छे से, ये रिंग बना लो 18 एनुलिन अच्छे से बनाना, और ये सब लिखना जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इनसाइड प्रोटॉन शील्डेड अपफिल्ड एज इट इज तुमको लिखना है ये, तो तुमको याद रहेगा। ये थ्योरी तो लिखा ही है मैंने ऊपर नोट्स में, बट तुम अच्छे से लिखो बुक में। ये 18 एनुलिन नाम है इसका, एनुलिन और डिटेल में डिस्कस करते हैं अपन, फिलहाल अभी इतना लिख लो बस। एंटीरोमेटिक केस में ये केस पूरा उल्टा होता है, एंटीरोमेटिक में क्या होता है, बाहर वाला शील्डेड रहता है, अंदर वाला डिशिल्डेड रहता है, इस तरीके से अपन एनएमआर से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट अगेन इसका थ्योरी अपने को नहीं करना, एक्सप्लेनेशन नहीं है अपने सिलेबस में, बहुत ज्यादा क्वांटम लगता है इसके अंदर। तो क्वांटम वगैरह कैसा होता है मालूम है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, फिर ही पढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, मतलब जब जिसकी आपको बोल दूं मैं कि हाँ चलिए क्वांटम है, इसको प्रूव करना है, तो बहुत मुश्किल होता है वो। एक मिनट में कर लो फटाफट, थोड़ा बड़ा डायग्राम है इसके लिए, एक मिनट दे दो। थ्योरी तो मैंने नोट्स में दिया ही है, आप खाली अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिख लो, ये पीडीएफ में थ्योरी है इसका, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार, चार मार्क का क्वेश्चन बनता है इसमें नेट पे। और एकदम इजी है स्कोर करना है इसकी, ऐसे क्वेश्चन आए तो जो पॉइंट मैंने लिखा है आपको 7 पॉइंट जो है नोट्स में, वही ध्यान में रखना है बस। ऐसा नहीं कि हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं नेट में, मतलब 50-60% क्वेश्चन स्कोरेबल रहते हैं, मतलब स्कोर कर सकते हैं तुम अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो तुमको। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, 50% आप अचीव कर सकते हो इजीली उसको, थोड़े थ्योरी के साथ में, नॉलेज के साथ में। उससे ज्यादा अचीव करना है तो तुम्हारा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए, अच्छे से रेफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जब पॉसिबल होता है वो। चलो हो गया रहेगा, आगे बढ़ते हैं।
कि देखते हैं अपन, हाँ देखो 6 पॉइंट डिस्कस किया था अपन ने अभी। 6 पॉइंट देखो अभी क्या है, फिर से मैं बताया था तुमको। अब देखो इसमें मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज किए बहुत सारे। तो देखो एक होता है डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ठीक है। अभी डायमैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब क्या होता है मालूम है? समझो अगर आपके पास में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें है ना बाहर डीशिल्डिंग हो रहा है और अंदर शिल्डिंग हो रहा है, तो वैसे रिंग करंट को अपन क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ठीक है। मतलब अंदर रिपल कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को और बाहर अट्रैक्ट कर रहा है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक क्या होता है? नो इफेक्ट या फिर रिपल्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अपन टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं, आपने इग्नोर नहीं पढ़ा होगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब देखो which causes proton on the outside of the ring to be shifted downfield while any inner proton shifted upfield। यही मैंने आपको एग्जांपल बताया 18 नैनोमीटर के पीछे ड्रॉ करके, ठीक है। अभी इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू पैरामैग्नेटिक रिंग करंट व्हिच कॉसेस शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अभी ये क्या होता है? इसमें क्या बोला अपन ने? जो बेंजीन रिंग होता है ना वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट जैसा बिहेव करता है, वैसा रिलेट किया। अभी अभी कौन से मॉलिक्यूल अपने डायमैग्नेटिक रिंग करंट दिखा सकते हैं? सिंपल जो एरोमेटिक है वही खत्म। ये सब 2 6 10 वाला इतना टेंशन मत लो इसका। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से है ना, ठीक है। अब देखो 7 पॉइंट देखिएगा, 7 पॉइंट जो मैंने बताया इधर, ये कैसे बताया? देखो 6 पॉइंट इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ रहेगा तुमको अभी, क्योंकि अपने को ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। जितना चीज आपको चाहिए था उतना चीज मैंने बता दिया आपको कि हम इससे क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो सब चीज मैंने आपको बताया, उतना आपको रिलेट करना है बेसिस को, ठीक है। अब देखो 7 पॉइंट जो है ना, इस रिएक्शन के रिलेटेड बताया मैंने कि इट शोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये चीज आपको मैंने लिखा दिया शॉर्ट में। हेंस इट विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन एंड बेयर्स रिएक्शन, ठीक है। ये सब चीज आपने लिख लिया नोट्स में अच्छे से, ठीक है। आप बाद में पीडीएफ भी पढ़ लेना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं मालूम है? अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। अभी खाली एग्जांपल देखना है, थ्योरी तो तुमको पता है सब अभी। जैसे कि एक कंसेप्ट बनता है तुम्हारा बहुत अच्छा। हाँ तो देखो ये एग्जांपल ले मैंने, ये एग्जांपल है अपने कॉसी एरोमेटिक के, ठीक है। कॉसी एरोमेटिक मतलब खाली क्या होता है? चार्ज होता है बस, खाली इतना फर्क होता है। बाकी स्टेबिलिटी वगैरह में इतना इशू नहीं है। इन जनरल अगर किसने आपको पूछ लिया एग्जाम में तो अपने को ध्यान रखना है ये ऑर्डर जो है, कॉसी एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक, अगर पूछा तो स्पेसिफिकली, ठीक है। अदरवाइज कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। जैसे कि आपको पता होगा जब भी अपन है ना समझो टॉलुइन का अपन समझो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, टॉलुइन का अगर आपने समझो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला है तो अपन क्या बोलते हैं? इसका जो m/z वैल्यू होता है वो कितना होता है? 91 होता है ना m/z वैल्यू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करते हैं? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना हम, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपिलियम कटायन, ठीक है। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, पहले ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल रहता है, पूरा एक रिंग बन गया ना उसका इसके लिए, ठीक है। तो इन जनरल ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कॉसी एरोमेटिक, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है। वैसे देखो दूसरा स्ट्रक्चर भी वैसा है। अब इसमें भी देखो ये CH2 माइनस, ये पूरा एरोमेटिक कंपाउंड है तुम्हारा ये, ठीक है, कार्बन आयन जैसा। तो ये भी एरोमेटिक है, मतलब ये भी ज्यादा स्टेबल रहेगा कॉसी एरोमेटिक, ठीक है। तो अभी मतलब क्या करो मालूम है? आप है ना स्टेबिलिटी पे ज्यादा इशू मत, स्टेबिलिटी पे ज्यादा जोर मत दो। आप खाली क्या करो मालूम है? कॉसी एरोमेटिक क्या होता है इतना इससे आपको पता होना चाहिए बस, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है अपने लिए। बट देखो ये कंपाउंड भी देखो पूरा कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है। ये देखो इसके अंदर क्या है? साइक्लिक तो है ये, ठीक है, प्लेनर भी है। अभी देखो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये भी sp2 है ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इधर एक हाइड्रोजन भी है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक रूल होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ठीक है। तो देखो वो भी रूल भी आपको बता देता हूँ मैं। तो देखो रूल क्या है मालूम है? वो आपको समझो अगर शॉर्टकट अगर हाइब्रिडेशन निकालना है ऑर्गेनिक में, ये रूल ज्यादा काम आएगा तुमको। देखो अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है शॉर्टकट में तो खाली क्या देखते हैं मालूम है अपन? खाली क्या देखना है अपने को? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना ही काम करना है। यही फॉर्मूला से आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर समझो ये कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन है, ठीक है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 = sp2, इतना याद रखना, स्टेरिक नंबर बोलते हैं इसको।
स्टेरिक नंबर बोलता हूँ, STN नंबर, स्टेरिक नंबर अगर 2 आया तो sp हाइब्रिडाइज्ड, 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 4 आया तो sp3। बस ऑर्गेनिक में इतना ही, इससे ही मतलब है अपने को, ज्यादा दिमाग में लगाना अपने को इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप इनऑर्गेनिक में वो डिटेल में पढ़ोगे ये सब चीज, सर एक अलग फॉर्मूला ही बताएगी तुमको, ठीक है। बट ऑर्गेनिक में ये फॉर्मूला बस हो गया आपके लिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना है आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर देखना। अभी देखो यही कंपाउंड अगर समझो ऐसा होता, समझो ये कार बनाया है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर होता है ये, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाता है इसका, 4 हो जाता। स्टेरिक नंबर 4 तो क्या होता है भाई अपना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इतना देखना है तुमको, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में फॉर्मूला लिख के ले लो हाइब्रिडाइजेशन का, अगर किसको पता नहीं होगा तो याद रहेगा तुमको। फिर सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है बस, लोन पेयर बोल रहा हूँ मैं। तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, ऐसा नहीं, लोन पेयर देखना है अपने को। ये भी मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक्स। फटाफट लिखो। ठीक है, हो गया आपका अभी तक लिख के। अब देखो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मैंने क्या बोला था आपको, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बताया था मैंने ये टेक्निक आपको। तो देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये कार्बन अभी, तो सिस्टम क्या हो गया, पूरा प्लेनर हो गया। सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो मैंने क्या बोला, तब सब प्लेनर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपाउंड आपके एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन क्या था मालूम है आपको, जो आपको मैं इधर बताऊंगा, मतलब इसके रिलेटेड ही है। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा बनता है, हाँ ये अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो इसमें क्या होता है मालूम है, अ, देखो ये जो लोन पेयर है अपना, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है अपना, इसको अपन रेजोनेंस में लेके नहीं गए, ठीक है। चलो इसको मैं अलग से समझाता हूँ तुमको इधर से। देखो मेरा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, NH। अब समझो ये नाइट्रोजन है, मुझे बताओ ये नाइट्रोजन का है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का पायरोल में, फॉर्मूला तो भी आपने सीखा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, सही है। मैक्सिमम लोग को एक डाउट रहता ही है, चलो मैक्सिमम लोग को sp3 लगता है, जो कि बराबर है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस, इसमें क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, मतलब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे हो जाएगा, देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर है, तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जैसे मैंने आपको बताया था, और आपने इसको बोल दिया डायरेक्टली, ये इसका हाइब्रिडेशन जो रहेगा अपना sp3 रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो पायरोल जो कंपाउंड होता है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बराबर है। अब इसको एरोमेटिक क्यों बोला है अपन ने, देखो इसको अगर अपन ने हकल रूल लगाया इसके अंदर, तो अपन क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर हकल रूल लगाया अगर अपन ने, तो अपन इसको बोलते हैं 4n + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअली क्या मालूम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा है इसके अंदर, एक तो आया इसके अंदर
4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया प्लस 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर मतलब कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, उस तरीके से आया। तो इसका अगर n का वैल्यू निकाल लेंगे अपन तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा 1। बट मुझे बताओ, ठीक है, अभी अगर समझो ये प्लेनर नहीं है ना, अगर आपने क्या बोला मुझे, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको sp3 बोला ना अपन ने नाइट्रोजन को, तो ये तो टेट्राहेड्रल हो गया ना इसका ज्योमेट्री। तो अगर ये टेट्राहेड्रल हो गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ है इसका, मतलब प्लेनर कैसे हुआ है, तो नॉन प्लेनर होना चाहिए था ना मॉलिक्यूल तुम्हारा। बट अभी एक चीज है ना, तुम केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ी होगी पहले शायद, ठीक है, हमेशा याद रखना, अभी इसको भूलना मत कभी। सिंपल एग्जांपल से पहले समझाता मैं तुमको, ठीक है, फिर थोड़ा ये वाला एग्जांपल रिलेट करूंगा। देखो ये जो नाइट्रोजन है अपना, ये जो नाइट्रोजन है ना का लोन पेयर है, इसका है ना, ये जो क्या होता है मालूम है, ये अपना रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। किसके साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर रहा है इधर। तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, NH2 प्लस CH2 माइनस। सही बात है भाई, ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों किया, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी ना लोन पेयर जब भी बाजू में रहेगा डबल बॉन्ड के तो हमेशा कॉन्जुगेशन में रहेगा। अब मुझे बताओ, अपना जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है या अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड जो बनता है अपना अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है कि हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है, चैट में बताओ मुझे, पाई बॉन्ड कौन से इससे बनता है, हाइब्रिडाइज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, आंसर राइट है तुम्हारा, अनहाइब्रिडाइज्ड से बनता है। ठीक है, अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड से बनता है ना, तो इसको मैं ना स्टेरिक नंबर के फॉर्मूला में नहीं यूज करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक नंबर के फॉर्मूला में क्या यूज करना है मुझे, भाई मुझे क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड रहेगा या फिर लोन पेयर रहेगा उसी को तो मैं लूंगा, अनहाइब्रिडाइज्ड को तो लेना ही नहीं मुझे। ठीक है, अब देखो फिर से आ जाओ इस पे, नाइट्रोजन पे आ जाओ। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अब देखो रेजोनेंस करने के अंदर क्या बना रहा है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है ना। ये अगर ये पाई बॉन्ड बना रहा है मतलब क्या हो जाएगा, अभी ये जो रहेगा तुम्हारा, ये लोन पेयर जो है अभी ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया ना, ये देखो सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया ये जो पाई बॉन्ड है अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आ गया ये। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर को है ना मैं स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल एक रूल लिखता हूं, मैं एक रूल क्या लिखता हूं मैं, अभी कभी हमेशा याद रखना है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ, और अच्छे से लिखता है इसको, if lone pair is conjugated with double bond, if lone pair is conjugated with double bond, ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर और पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकट है, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, रिपेल करेगा वो। ठीक है, तो रूल क्या बनाया मैंने, इफ लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद आइदर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देन such lone pair is ignored in calculation of steric number, अब इसका रीजन क्या बोला मैंने, क्योंकि जब भी वो बाजू में पाई बॉन्ड रहेगा उसके साथ में, जैसे कोई आ गया, हाँ देखो रीजन क्या बोला मैंने आपको, इफ लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज देन सच लोन पेयर इज इग्नोर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ स्टेरिक नंबर। इसका रीजन क्या बोला मैंने आपको इधर, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना भाई रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड अगर बना रहा है तो अभी आपने मुझे क्या बोला, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है, तो भाई मैं उसको हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले में यूज ही नहीं करूंगा ना, सिंपल है। तो देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, क्यों हो जाएगा, बिकॉज सिंपली लोन पेयर इज कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड। अभी आ जाओ अपने एग्जांपल पे, अब देखो जैसे कि ये नाइट्रोजन है,
ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है ना, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। अभी अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो वी हैव टू इग्नोर दिस लोन पेयर, ठीक है, इन आवर कैलकुलेशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं खाली क्या देखूंगा इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास में, क्योंकि एक लोन पेयर तो मेरे पास है ही नहीं है, क्योंकि वो तो घूम रहा है भाई रिंग के अंदर। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, रिंग नंबर 3 है मेरा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, कभी भी भूलना मत इसको, अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका, अभी क्या करो मन में, आप खाली ना ये रूल लिख के ले लो अच्छे से। ये रूल आपको हमेशा काम आएगा, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, हमेशा काम आएगा ये रूल आपको। तो ये कोई बुक में लिखा नहीं है अच्छे से, इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब बुक्स में डिफॉल्ट समझ से तुमको आता होगा। अच्छे से लिख लो ये रूल। ये सब रूल मैंने खुद में बैठ के बनाया घर पे, समझ समझ के सब चीज। ये रूल अच्छे से ध्यान रखना, तुमको कभी भी काम आएगा ये। और रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया क्यों रहेगा वैसा। जो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिखा है ना, उसका मतलब होता है बैक बॉन्डिंग। मैं आपको बताऊंगा जीओसी में बैक बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना, पायरोल का जो नाइट्रोजन है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नॉट sp3। आई गेस हो गया रहेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर से एग्जांपल पे आ जाते हैं अपने। देखो ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे अपन, तुमने क्या बोला था, ये जो लोन पेयर रहेगा, अब ये जो लोन पेयर है पायरोल वाला नाइट्रोजन वाला, ये कैसा है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो इसके लोन पेयर को मैंने कंसीडर नहीं किया, उसको हमने बोल दिया sp2। ठीक है, तो अभी देखो ये डायग्राम देखो बाजू में जो बनाया मैंने, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, ऐसा होता है ना, डंबल शेप होता है। ठीक है, अब इसमें इसलिए क्या हो रहा है ये, कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, दोनों प्लेन में रहता है ना। बेसिकली देखो क्या होता है, ये बेसिकली वेव फंक्शन होता है ना। अगर आपने क्वांटम या फिर थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो अपन कैसे बनाते हैं ऑर्बिटल्स को, ऐसे बनाते हैं ना, वेव फंक्शन जैसा ऐसा ऐसे बनाते हैं ना, ऐसा। तो वैसे ही टाइप का रहता है, मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड होता है उसका, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या मालूम है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो 2 4 और ये लोन पेयर, ये क्या है, कंटिन्यूसली घूम रहे हैं ऐसे इधर, ऐसे कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, और इसका देखो ये स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं इसको, उसको ऐसे ड्रॉ किया है अपन ने। मतलब देखो ये जो नीला दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू गोल गोल बताया ना तुमको, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस रेजोनेंस में, रेजोनेंस है इसका। ठीक है, अब देखो इसका थ्योरी थोड़ा मेरा एक्सचेंज हो गया मतलब नोट्स में। देखो ये जो थ्योरी लिखा है ना मैंने, इसका थ्योरी इधर आ गया है एक्चुअली आपका, इधर इधर आ गया, पाई बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। इसमें पूरा लिखा भी है मैंने, पायरोल नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। This p orbital overlaps with the p orbital of the carbon atom to form a continuous ring, counting the 4 electron of the double bond। ठीक है, ये सब चीज मैंने अच्छे से लिखी भी है इसके अंदर नोट्स में, तुमको मिल जाएगी बाद में। अभी अपन डिस्कस करते हैं pyridine का नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो pyridine का नाइट्रोजन जो है ना, अगर इसका अपन हाइब्रिडेशन निकाला, ठीक है, इसका अगर आपने हाइब्रिडेशन निकाला, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। ठीक है, ये कैसे देखा अपन ने, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो स्ट्रिक नंबर कितना हो जाएगा अपना, स्ट्रिक नंबर हो जाएगा 3 हो गया, तो अपना हाइब्रिडेशन sp2 सिंपल। अब फिर तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, भाई इसके अंदर क्यों नहीं लिया, इसके अंदर भी तो कॉन्जुगेशन है ना। तुम क्या क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से मालूम में, इसके अंदर भी तो सर कॉन्जुगेशन है, तो आपने इधर कैसे ओमिट कर दिया इसको। तो देखो इसका डायग्राम बनाया मैंने राइट साइड में, देखो डायग्राम बनाया मैंने इसमें। तो देखो इसमें जो है ना, क्या करता हूँ मैं, ब्लू मार्कर यूज करता हूँ, रेड यूज करता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन है ना नाइट्रोजन के पास में। देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है भी कौन सा ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हाइब्रिड,
मतलब क्या है, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेने वाला है, ठीक है। जो भी लोन पेयर अगर sp2 हाइब्रिड बोल रहा हूं मैं, मतलब क्या है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ना, अनहाइब्रिडाइज में नहीं है, तो वो हमेशा तुम्हारा रेजोनेंस में पार्ट नहीं करेगा, कभी याद रखना। अब ऐसा क्यों हो गया भाई, पायरोल में तुमने लिया, इसमें नहीं लिया? इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी देखो नाइट्रोजन गैस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाइट्रोजन के पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेंगे, लोन पेयर बन के रह जाएगी, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सिग्मा और पाई बना रहे हैं। मतलब देखो ये वैलेंस बॉन्ड तरीके से बता रहा हूँ। देखो अब मैं इसका क्या बोल रहा हूँ, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, नाइट्रोजन का sp2 है ना नाइट्रोजन का, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो चले गया सिग्मा बॉन्ड बनाने, और 2 पी इलेक्ट्रॉन में से एक सिग्मा बनाने चले गया, एक पाई बनाने चले गया। इस तरीके से हाइब्रिडेशन इसका स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है ना ये, ठीक है। और एक लोन पेयर किधर है, लोन पेयर इसका किसके कौन सा ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह जाएगा, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा वो, ठीक है। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। अभी हाँ, अभी क्वेश्चन क्या आता है, अभी मैंने क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब देखो अगर तुम जबरदस्ती करोगे, समझो तुमने मतलब जीत कर लिया भाई, मुझे तो इसके अंदर रेजोनेंस में डालना ही है इसको, तो तुम क्यों नहीं डाल सकते हो, बताता हूँ मैं तुमको। देखो अगर मैंने प्रिंटिंग का रेजोनेंस ड्रॉ किया, ठीक है, प्रिंटिंग का अगर मैंने रेजोनेंस ड्रॉ किया ऐसे, समझे लोन पेयर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सर ने तो मुझे बोला बट मैं जबरदस्ती इसके अंदर लोन पेयर रेजोनेंस करूंगा। अगर मैंने इधर करा लिया रेजोनेंस, तो ये पाइप इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये बदले में क्या मिल रहा है तुमको, देखो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अभी मुझे बोलो ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, अभी ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन ये वाले आफ्टर रेजोनेंस बता रहा हूँ मैं, आफ्टर रेजोनेंस का नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, चैट में बताऊं जिसका हाइब्रिडेशन, फॉर्मूला तो बताया तुमको अभी तो लोन पेयर भी नहीं देगा इसके पास। अब क्या है इसके पास में, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर राइट दिया है। तो देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसका 2, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp। अब मुझे बताओ 6 मेंबर रिंग के अंदर 180 डिग्री का एंगल फिट हो सकता है क्या, मतलब सिंपल समझो, तुम लोग साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनाते हो ना, साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो तुम साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बना सकते हो क्या, ऐसे बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, ज्योमेट्री एंगल ज्योमेट्री अलाउ ही नहीं करेगा उसको। तो एसपी हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, एसपी हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री 180 डिग्री होता है ना। तो इसके लिए आपने अगर समझे जबरदस्ती किया भी, अगर नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस कराया भी, तो पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, वो अलाउ ही नहीं करेगा एसपी हाइब्रिडेशन का अपने अंदर, ठीक है। तो प्रिंट का रेजोनेंस कैसे होता है भाई, प्रिंट का रेजोनेंस अगर आपको अगर याद होगा ना, तो प्रिंट का रेजोनेंस आप कैसे कराते हो मालूम है, प्रिंट का रेजोनेंस आप ऐसे कराते हो, मतलब ये पाई बॉन्ड को इधर लेके आते हो, मतलब इसका रेजोनेंस आप ऐसे कराते हो, इसका रेजोनेंस ऐसे कराते हो इधर, मतलब 2 4 6 पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ध्यान रखना। आप कभी नाइट्रोजन का लोड पे रिंग के अंदर रेजोनेट नहीं करा रहे, नाइट्रोजन के ऊपर रेजोनेट करा रहे, क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो याद रखना प्रिंट का रेजोनेंस का रीजन भी यही है, तो प्रिंट का रेजोनेंस हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फेंकते हो, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं कभी, बट पिरोल में ऐसा नहीं था, पायरोल में ऐसा नहीं था, पायरोल में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी आई होप क्लियर हो गया तुम्हारा सब, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो देखो इसका जो थ्योरी है मेरा इधर लिखा है मैंने, इसका थ्योरी नोट्स के अंदर, आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेना बाद में, ठीक है। अब देखो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन एनुलिन्स के, या फिर इसकी पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन। एनुलिन्स एक्चुअली कैसा होता है, एनुलिन्स में ज्यादा करके नॉन एरोमेटिक ही होता है, तो एनुलिन्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज खाली जो एरोमेटिक एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर आपको नॉन एरोमेटिक पता नहीं होगा, आज वो डिस्कस करेंगे। तो जब भी अपना पूरा डिस्कस हो जाएगा एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया अपन ने, बेंजीन का 1 किलो कैलोरी से वैल्यू दी है मैंने, देखो बेंजीन का है ना रेजोनेंस एनर्जी कितना है, 36 किलो कैलोरीज है, ठीक है। और प्रिडिन का किलो कैलोरीज में वैल्यू कितना है, 32 किलो कैलोरीज है, थायोफिन का 29 है, पायरुल का 21 है, इसका 16 है। आगे मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू अपने को रट्टा नहीं मारनी, ठीक है।
बट अगर अपने को समझो क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो इसका, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस एनर्जी पता होना चाहिए ना, कौन ज्यादा स्टेबल रहता है, फिर स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा इसके अंदर, मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, ज्यादा स्टेबिलिटी, बराबर है। तो बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा है 36 है इसका रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है, अब देखो ये 4 में कंपैरिजन करना है, तो ये 4 में क्या है, ये 3 में देखो, ये 3 में क्या है आपका, ये 3 में जो रेजोनेंस है ना वो किसकी वजह से मालूम है, एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर है। ठीक है, ठीक है, बट pyridine जो रिंग है, pyridine रिंग में लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं करता ना, अभी डिस्कस किया अपन ने। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा 5 मेंबर से कंपैरिजन। मतलब हमने क्या किया, 6 मेंबर को पहले अलग कर दिया स्टेबिलिटी के हिसाब से, अभी 5 मेंबर में देखना है अपने को। अगर 5 मेंबर में देखेंगे अपन, तो अपने को क्या करने वाले में, जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने देगा वो उतना ज्यादा एरोमेटिक होएगा, उतना ज्यादा रेजोनेंस कर सकता है। तो क्या देखना है तुमको भाई, अब तुम्हारे पास क्या क्या है, सल्फर है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन है तुम्हारे पास, और ऑक्सीजन है 5 मेंबर रिंग में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा अगर इसका, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा सल्फर। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जल्दी डिलोकलाइज नहीं करेगा, बट सल्फर फटाक से कर देगा। क्यों भाई, उसको तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे अपन, थायोफिन ज्यादा, थायोफिन तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर 4th नंबर पे आएगा नाइट्रोजन, फिर पे आ जाएगा तुम्हारा फ्यूराइन। तो पायरोल फ्यूराइन तो अपने को वैसे ही पता है कि कम रहता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से। तो देखो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तुमको, ठीक है, अगर आपको मोनोसाइक्लिक रिंग दिया एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या किया, 6 मेंबर को पहले अलग कर दिया। ठीक है, फिर 5 मेंबर में कंपेरिजन किया। 5 मेंबर में कैसे कंपेरिजन किया मैंने, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा। क्यों, तो भाई उसका टेंडेंसी का इलेक्ट्रॉन खींचना है ना, देना थोड़ी है, तो इसके लिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो कम एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या करो मालूम है, तुम एक शॉर्ट में खाली इतना लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना लिख लो बस, बाकी तो ऐसा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये सब चीज। ठीक है, इतना खाली लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से। 1 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट में कर दो फटाफट। ऐसे सब क्वेश्चन तुम्हारे मतलब एमएससी वगैरह में भी आए होंगे तुमको, मतलब थ्योरी में चलते हैं ऐसे क्वेश्चन बोर्ड। चलो आई होप लिख लिया होगा तुमने। अब देखो, अब ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है अपने को, कि हम क्या बोलते हैं मान में, देखो रेजोनेंस एनर्जी अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो अगर तुम ओवरऑल देखेंगे ना, अगर देखो ओवरऑल अगर देखेंगे, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना है, 36 किलो कैलोरी से, इसका नेप्थलीन का बढ़ जाएगा 61, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने वाला है। इसमें 83 किलो कैलोरीज हो गया, इसमें 91 किलो कैलोरीज हो गया। ठीक है, अभी अगर अपने को समझे इसको जस्टिफाई करना है, तो मैंने आपको पहले एक वर्ड बोला था कि बेंजीन एक अपना आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो उसको अपने को प्रूव करना है। अभी देखो, अब ये कैसे देखते हैं मालूम है अपन, फॉर्मूला क्या है इसका देखने का, रेजोनेंस एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। तो बेंजीन एक मोनोसाइक्लिक रिंग है, तो इसका जो 36 किलो कैलोरी से होने वाला है इसका एनर्जी। ठीक है, अब नेप्थलीन है, उसको अगर डिवाइड, 2 रिंग है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक रिंग में कितना हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा ना। और ये अगर समझो आपका एंथ्रासिन है, थर्ड वाला मॉलिक्यूल एंथ्रासिन है, इसमें 3 रिंग है, तो हर एक रिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.7 हो जाएगा। फिनेंथ्रिन है 4th वाला रिंग, इसको फिनेंथ्रिन बोलते हैं, पता होगा शायद आपको, इसको फिनेंथ्रिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू कितना 91 किलो कैलोरी है, तो इसको डिवाइड करो 30.3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी अपने को आइडियल एरोमेटिक वाला फंडा आता है ना,
तो क्या देखना है अपने को, पर रिंग के हिसाब से देखना है। तो पर रिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली अपना बेंजीन सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगा उसके अंदर, ठीक है, 36 किलो कैलोरी। बाकी समय ऐसा कंपैरिजन नहीं है, ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब देखो इधर क्या लिखा है मैंने, हायर द रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग हायर इज द एरोमेटिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए अपन बेंजीन को एक आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं, वो रीजन लिखा है मैंने इधर, ठीक है। अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा है मैंने नोट्स में पीडीएफ में, ठीक है, खाली समझा दिया मैंने आपको टॉपिक क्या था। अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो लिखे मैंने, ठीक है। तो ये भी तुमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रख लो ना, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, तुम तो याद रख सकते हो तुम ना, ड्रॉ कर लोगे तो मतलब बहुत टाइम जाएगा उसको प्रूव करने के लिए तुमको, ठीक है। अब देखो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है मालूम है, देखो एंथ्रासिन के पास में भी है ना 3 रिंग है, और फिनेंथ्रिन के पास में भी 3 रिंग है, तो इनका वैल्यू तो सेम होना चाहिए था ना, बट अलग क्यों होता है मालूम है। इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं तुमको डायरेक्टली बोल दूं वह नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, देखो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर कितना बना अपना, टोटल स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर है एंथ्रासिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग, और फिनेंथ्रिन के पास है 5 स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टली ये भी अगर देख लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहता है, उतना उसका एनर्जी ज्यादा रहता है, रेजोनेंस एनर्जी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से समझा सकता हूँ मैं, बट मैं क्या करता हूँ एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज को समझाता हूँ मैं तुमको। देखो आपको क्या करना है मालूम है, सिर्फ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग देखने की थी। देखो जो मेरा एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, एंथ्रासिन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो देखो ये बेंजीन रिंग तुम्हें दिख रहा है इधर, ठीक है, बाकी आपको बेंजीन रिंग जैसा कोई दिख रहा नहीं इसमें, बाकी क्या है ये डाइन जैसे, देखो ये एक डाइन है, एक डाइन है, ठीक है, एक्चुअल बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा तुमको। बट ये अगर आप देखो फिनेंथ्रिन देखोगे तो फिनेंथ्रिन देखो एक बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है इधर, और दूसरा बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको इधर, ये तो दोनों में तुमको बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जितने स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बेंजीन रिंग आपको ज्यादा दिख रहा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये नॉन टेक्निकल कंसेप्ट है, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर तुम टेक्निकल कंसेप्ट में जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर निकल के देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, अपने खाली क्या बताना चाहिए, फिनेंथ्रीन और एंथ्रासिन में दोनों भी 3 साइक्लिक रिंग है, बट ज्यादा स्टेबल कौन है, फिनेंथ्रीन, ठीक है, क्योंकि ज्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और शॉर्ट में याद रखने के लिए मैंने आपको खाली क्या बता दिया, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग देख लो, बस हो गया इतना, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं भाई तो भी चलेगा, उसमें वो टाइम लगता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में। अभी कौन से कंसेप्ट करते हैं अपन, अब देखो ये एप्लीकेशन पार्ट है, ये तो अपना नेक्स्ट टाइम में आएगा जब इतना पूरा हो जाएगा, ये एप्लीकेशन पार्ट सबसे लास्ट में आएगा अपने को। मतलब इसमें अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, अपने को ये एसिडिटी, मतलब देखो जो भी एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं ना अपन, वो अपने को इधर काम आएगा, एसिडिटी, जिसकी देखो ये एसिडिटी डिस्कस किया अपन ने, इधर इधर अपन ने SN1 रिएक्शन डिस्कस किया, ये भी SN1 रिएक्शन है, ये एसिडिटी है, ये बेसिसिटी, ये भी एसिडिटी है, ये SN1 रिएक्शन बेसिसिटी में भी काम आता है, बताओ कौन बेसिसिटी में कैसे काम आता है। तो इस तरीके से एरोमेटिसिटी है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अब अब देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है नेचर में अपने, देखो नेचर में क्या होता है अपना, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है एरोमेटिक न्यूक्लियस, उसको अपन बोलते हैं पोरफायरिन, ठीक है। ये पोरफायरिन जो मैं वर्ड लिखा है मैंने क्लिडन से लिया, मैंने क्लिडन बुक से लिया डायरेक्टली है, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे ना आप, तो देखो इसमें ना बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन से, देखो इधर बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेटेड, लोन पे भी कॉन्जुगेटेड है, बट ये मॉलिक्यूल को अपने एरोमेटिसिटी अगर प्रूव करना है तो अपने पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है ही है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखने होते हैं खाली, तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर देखेंगे अपन इसके अंदर तो कौन सा, सबके सबने कंसीडर किए मैंने, खाली क्या कंसीडर किया जो आपको मैंने ब्लैक में बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, 9 पाई बॉन्ड से मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ये तो डायरेक्टली तुमको स्ट्रक्चर दिया तो खाली आपको आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा भाई, पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करो कितना है, डायरेक्टली क्या क्वेश्चन आएगा भाई ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं, तो आपको याद रखना है पोरफायरिन रिंग अगर रहेगा तो हमेशा एरोमेटिक रहेगा, पाई बॉन्ड के पीछे इतना इशू मत करो, मतलब क्योंकि इतना याद मेरे को भी नहीं रहेगा, मतलब इतना याद तो कौन सा पाई बॉन्ड को मुझे लेना है, ठीक है, खाली मैं तो तुमको समझाने के लिए खाली बताया मैंने, और ये अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक बार, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, डायरेक्टली अगर समझो आपको है ना, अगर डायरेक्टली आपको देखना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस करो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए आपका, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेट, ये तो कॉमन है, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर देखूंगा मैं, देखो अगर आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है, 6 है,
10 है, 14 है, 18 है, 22, 26, ठीक है। अगर आपके इसमें समझो मॉलिक्यूल में आपका मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और उसके साथ में क्या है, इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास में, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा आपका एरोमेटिक रहेगा। आप उसको आग बंद करके लिख सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है, शॉर्टकट ट्रिक बता दिया मैंने। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास में है तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल को आपको एरोमेटिक बना देना है, ठीक है। और एक होता है एंटीरोमेटिक। एंटीरोमेटिक में क्या होता है, 4 के मल्टीपल्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना लिख लो फटाफट। एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन अगर इतने रहेंगे तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कंपाउंड अपना एरोमेटिक है। गैस अभी क्या करते हैं मालूम है, अभी थोड़ा अपना फोकस अलग करते हैं अपन। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ मालूम है, जैसे कि देखो कोई ड्रग डिस्कवरी होती है ना, समझो कोई ड्रग सिंथेसिस होता है, तो एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। और नेट में तो नहीं आएगा तुम्हारे, बट तुमको पता चलेगा कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे यूज होता है उसको, ठीक है। थोड़ा टॉपिक से अलग जाता है आज, अपना इतना ही करते हैं अपन, एरोमेटिक इतना टॉपिक करेंगे। तो कुछ एक अच्छा डिस्कवरी बताऊंगा मैं आपको, एक ड्रग है क्लोरोम्ब्यूसिल करके, उसका डिस्कवरी में डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा, ठीक है। इसमें कैसे रिएक्शंस यूज होते हैं ऑर्गेनिक के, क्या कैसे स्ट्रेटेजीज इसको डिस्कवर किया गया, वो सब आपसे डिस्कस करता हूँ मैं अभी, ठीक है। एरोमेटिक का पार्ट हो गया अपना, एरोमेटिक का पार्ट इतना ही करेंगे अपन। अभी थोड़ा आपको डिस्कवरी बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया रहेगा शायद अपना, और अपन क्या अपना जो पार्ट रह गया अपना, इसके अंदर क्या रह गया अभी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रह गया है, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक, वो फटाफट हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम अपना एरोमेटिक में जाता है, तो एक लेक्चर में अपना भी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक हो जाएगा एरोमेटिक का, ठीक है। अभी अपन थोड़ा एक डिस्कवरी बताता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छी डिस्कवरी थी केमिस्ट्री में, तो तुमको पता चलेगा एक्चुअली यूज कैसे होता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखो ये टाइटल मैंने क्या दिया है, ये कंपाउंड का, इस स्लाइड का टाइटल क्या दिया है, वॉर एजेंट टू ड्रग एजेंट, ठीक है। मतलब एक कंपाउंड था पहले मस्टर्ड गैस करके, ठीक है। मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो तुम देखो, इधर बताया मैंने मस्टर्ड गैस, इधर लिखा है मैंने सल्फर मस्टर्ड लिखा है, देखो इधर मैंने, ये वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुआ था, ये जो गैस था तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 में यूज होता है ये, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या बात, इसको अपने क्या बनाना है, इसके डिस्कवरी से अपन ने क्या किया, ये जो वॉर में यूज होता है ये गैस, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया ड्रग में। तो ये जर्नी बताऊंगा मैं तुमको, ये वॉर एजेंट से ड्रग एजेंट कैसे बना। क्लोरोम्ब्यूसिल नाम का ड्रग है, ठीक है। क्लोरोम्ब्यूसिल के अंदर इसका नया ड्रग आया मेल्फेनलेन करके, ठीक है। तो इसका डिस्कवरी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है, आपने एनजीपी रिएक्शन सुना है, एनजीपी रिएक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जांपल है। तो देखो क्या होता है मालूम है, सल्फर मस्टर्ड जो है ना, इसमें अगर तुम रिएक्शन के हिसाब से अगर देखिएगा इसको, तो देखो इसमें है ना, देखो ये लिविंग ग्रुप है तुम्हारा, ये लिविंग ग्रुप है, और पोजीशन देखो अभी अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो हम एसएनजीपी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एनजीपी रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन, अगर अपने पास में बीटा कार्बन पे अगर कोई लोन पर अटैच्ड है और अल्फा कार्बन कोई लिविंग ग्रुप है, तो वो रिएक्शन में हमेशा एनजीपी रिएक्शन होता है, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, आर लिखता हूं मैं, एनजीपी का रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये जो सल्फर होता है ना, मैं पहले आपको केमिस्ट्री की बात बताया था, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है भाई, जो अटैक कर सके। तो सल्फर क्या करता है, एक बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, उसको निकाल देता है, इसके लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा रहता है। तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके फिर से इसके ऊपर अटैक करता है, तो तुम्हारा ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाता है तुमको, खाली पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। तो खाली ये चीज को तुम क्या बोलते हैं मालूम है केमिस्ट्री में, एंकाइमेरिक असिस्टेंस बोलते हैं, एंकीमेरिक या फिर एंकाइमेरिक असिस्टेंस। एनजीबी रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंकीमेरिक असिस्टेंस बोलते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला, इसको तो वॉर में यूज किया था ना, तो वॉर में किस तरीके से कैसे यूज किया इस्तेमाल में इसको, देखो राइट साइड पे देखो, अभी स्क्रीन पे मैं अभी मार्कर ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो देखो ये मैंने स्ट्रक्चर निकाला इसका, तो ये स्ट्रक्चर निकाला मैंने इसका इधर, सल्फर मस्टर्ड। अभी देखो ये डीएनए में क्या होता है मालूम है, डीएनए मॉलिक्यूल में अपने बेस पेयर्स होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन,
साइटोसिन, ये सब बेस पेयर्स होते हैं ना। तो देखो बेस पेयर्स होते हैं सब ये, ठीक है, बेस पेयर होते हैं अपने डीएनए में, ठीक है। जैसे कि ये एक बेस पेयर है तुम्हारा गुआनाइन, ये तुम्हारा, हाँ ये भी गुआनाइन ही है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो नाइट्रोजन है इसके पास में, ये जो नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होता है गुआनिन में, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है तुम्हारा, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो दोनों क्या करते हैं में इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्लोरीन के ऊपर, ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्लोरीन के ऊपर। और देखो ये क्या हो जाएगा, जो मस्टर्ड गैस हमने यूज किया था ना वर्ल्ड वॉर में, उन लोगों का काम यही था, वो कैसे करता था मालूम है, ये तुम्हारा डीएनए को है ना, डीएनए का क्रॉस लिंकिंग कर देता था वो। देखो इधर वर्ड भी लिखा है मैंने, क्रॉस लिंकिंग। अगर समझो डीएनए तुम्हारा क्रॉस, थोड़ा बायोलॉजी टर्म यूज कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। क्रॉस लिंकिंग मतलब क्या, डीएनए का देखो नया डीएनए कैसे बनता है तुम्हारे बॉडी में, डीएनए रेप्लिकेशन से बनता है ना। एक डीएनए नया डीएनए बनाना रेप्लिकेशन होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है वो, ठीक है। बट तुमने अगर उसको क्रॉस लिंकिंग कर दिया, जैसे कि ये गैस का काम था, ये गैस क्या करता था, स्लो पॉइजन था, मतलब ये गैस क्या करता था, धीरे धीरे है ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो 3-4 साल चला था, वन वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अगर समझो आपने ये गैस इनहेल कर लिया, मस्टर्ड गैस, ठीक है, तो क्या होता था, उसका डीएनए का क्रॉस लिंकिंग हो जाता था। तो इस तरीके से क्या होता था, नेचुरली सेल डेथ होता था, मतलब, ठीक है, थोड़ा बायोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको, सेल डेथ हो जाती थी। तो केमिस्ट्री का पार्ट क्या था इसके अंदर भाई, केमिस्ट्री का पार्ट था इसके अंदर एनजीपी रिएक्शन हुआ है, और बायोलॉजी का पार्ट क्या था इसके अंदर, डीएनए से उसने इंटरेक्ट करके क्रॉस लिंकिंग हो गया। क्रॉस लिंकिंग से क्या, क्रॉस लिंकिंग से क्या हुआ, उसका डीएनए रिप्लिकेशन नहीं हुआ। अगर डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेल डेथ हो जाएगा एक टाइम के बाद में। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो गया उसका, सेल डेथ हुआ। सेल के बाद में क्या डेथ होता है, टिश्यू। देखो अपना बॉडी का साइकिल कैसे रहता है, सेल को, सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू एग्रीगेट होके ऑर्गन बनता है, ठीक है, ऑर्गन से अपना बॉडी बनता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सेल डेथ हुआ, फिर टिश्यू डेथ हुआ, फिर ऑर्गन डेथ हुआ, फिर अपना बॉडी डेथ हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी यूज होता है मस्टर्ड गैस में। अब देखो, अब तुमको पता चल गया मतलब कि भाई इससे तो कुछ डैमेज हो रहा है, तो इससे क्या क्या मालूम, उन्होंने कैंसर का ड्रग बना दिया। कैंसर का ड्रग क्या होता है, क्लोरोम्बिसिल जो ड्रग है ना, ये क्लोरोम्बिसिल यूज करते हैं अपन कीमोथेरेपी में, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, उसके अंदर यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो सल्फर मस्टर्ड यूज किया है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो बहुत टॉक्सिक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, ये सल्फर निकाल के नाइट्रोजन डाल दिया इसके अंदर केमिस्ट्री से। बाकी सब चीज सेम रखा, खाली मिथाइल नाइट्रोजन, मतलब मिथाइल नाइट्रोजन है ये ड्रग अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, बट अब इसको ज्यादा कोई यूज नहीं करता, मैक्लोरेथामिन बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत टॉक्सिक होता है ये, ठीक है। तो इसका जो एनजीबी रिएक्शन था ना, ये एसएनजीबी तो और फास्ट देगा, एनजीबी रिएक्शन और फास्ट हो गया इसका, क्योंकि नाइट्रोजन और अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होता है ना। तो टॉक्सिसिटी ज्यादा था इसका, मतलब टॉक्सिसिटी स्टिल ज्यादा ही था, मतलब कम नहीं हुआ टॉक्सिसिटी इसका, थोड़ा ही फर्क पड़ा इसको, ठीक है। अभी देखो फिर लोगों ने क्या किया मालूम है, फिर साइंटिस्ट लोग ने, तुम्हारे जैसे जो केमिस्ट लोगों ने क्या सोचा मालूम है कि भाई ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल की जगह अपन फिनाइल लगा के देखते हैं। तो उन्होंने मिथाइल को फिनाइल से रिप्लेस कर दिया। तो फिनाइल में क्या हुआ मालूम है, देखो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन अभी रेजोनेंस में आ गया, तो इसका एसएनजीपी रेट कम हो जाएगा ना, रेजोनेंस में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा जल्दी। जैसे कि देखो ऊपर देखो, ये नाइट्रोजन इधर अटैक कर रहा है ना सीआई के ऊपर, स्क्रीन पे देखो ये अटैक कर रहा है, तो अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में आ गया ना इसके साथ में, रिंग के साथ में भी, तो उसका पावर कम हो गया। तो क्या पता चला मालूम है, जब भी अपन इसके अंदर बेंजीन रिंग डाल दिया ना, तो भाई सॉल्युबिलिटी का इशू हो गया, इसके अंदर नया इशू क्रिएट हो गया, सॉल्युबिलिटी का इशू हो गया। तो फार्मा में सब देखा जाता है ना सॉल्युबिलिटी वगैरह, क्योंकि समझो इसका आपको इंट्रावेनस देना है, आपको समझे इंजेक्शन देना है, तो आपके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगा, सब ब्लड में क्लॉटिंग हो गया तो बस ऐसे ही तुम मर जाओगे, मतलब कैंसर से नहीं मरोगे, ब्लड क्लॉटिंग से मर जाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम चालू हो गया इसका। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया भाई, अभी इसको क्या करते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये बेंजीन के जो पैरा पोजीशन पे है ना, बेंजीन की पैरा पोजीशन देखो, ये राइट लेफ्ट साइड में एसिड ग्रुप डाल दिया, सॉल्ट बना दिया, मतलब इसका इसको सॉल्ट बना दिया रहेगा, Na+ K+ का सॉल्ट बना दिया रहेगा उसका, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया मालूम है, दिस ग्रुप्स रेंडर द कंपाउंड वाटर सॉल्युबल। इससे क्या हो गया, उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया, मतलब वाटर सॉल्युबल तो हो गया, वाटर सॉल्युबल तो हो गया, इफेक्टिव भी हो गया, टॉक्सिसिटी भी कम है, ठीक है। बट मतलब थोड़ा सा कम इफेक्टिव था सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो लोगों ने क्या किया मालूम है, मतलब एकदम इफेक्ट कम क्यों हो गया इसका, क्योंकि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पैरा पोजीशन पे एक एसिड ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो एसिड ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसमें कॉन्जुगेशन और बढ़ गया, तो इफिशिएंसी और कम हो गया। तो लोगों ने क्या सोचा भाई, अभी तो कुछ डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपने को क्या चाहिए, वाटर सॉल्युबिलिटी भी चाहिए और साथ में इफेक्टिविटी भी चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, बीच में ये 3 CH2 ग्रुप डाल दिए इसके,
बीच में अगर 3 CH2 ग्रुप, देखो ये एक्चुअल ड्रग है क्लोरम्बुसिल, जो लास्ट में बताया ना मैंने, ये एक्चुअल ड्रग है क्लोरम्बुसिल जो मार्केट में बिकता है ये नाम से। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 CH2 ग्रुप आ जाएंगे। तो देखो आपका क्या क्या हो गया, आपका सॉल्युबिलिटी का तो इशू निकल गया, और उस इसके ऊपर जो आपने ये स्ट्रक्चर था ना अपना ये वाला येलो मार्कर से बताया था तो मैंने, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन में था ना एसिड ग्रुप से। तो ये सब जीओसी में पढ़ने वाले अपन कॉन्जुगेशन वगैरह अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज से क्या किया उसने, एक ब्रिज, इसमें एक ब्रिज बना दिया उसने CH2 ग्रुप का, तो जिससे वो इशू भी चलेगा उसको। इसके लिए सबसे अच्छा ड्रग है, मतलब अच्छा ड्रग नहीं बोल सकते इसको, मतलब इफेक्टिव ड्रग है मतलब ये फैमिली का। तो देखो किधर से स्टार्ट किया था अपन ने, अपने आइडिया निकाला वॉर एजेंट से, तो वॉर एजेंट क्या बन गया, ड्रग एजेंट बन गया तुम्हारा। तो ये टाइटल दिया मैंने। तो देखो ये चीज क्यों बताया मैंने मालूम है, नॉर्मली हम क्या करते हैं मालूम है, जब ये नेट के लिए पढ़ाई करते हैं ना अपन, तो ये सब एप्लीकेशन करना भूल जाते हैं मतलब। तो केमिस्ट्री मतलब बहुत सारा फैसिलिटिंग होता है, मतलब अपने को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और हम नॉर्मली क्या रट्टा मारना चालू कर देते हैं, या फिर कोई आधे इंटरेस्ट से करते हैं, मतलब हाँ चलो रट्टा सर ने बोला है तो करना है, नेट पास करना है। बट बहुत सारी चीज इंटरेस्टिंग भी है, मतलब जैसे कि आपने है ना, अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पता होगा तो उसमें एक चीज आती है ड्रग एक्टिविटी, ड्रग एंड स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप करके टॉपिक आता है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ रहता है हमारे एमएससी के टाइम में, तो था वो, अभी आपको भी रहेगा। तो देखो इसमें कितना सारा ऑर्गेनिक यूज हुआ है, देखो इसमें एसएनजी भी रिएक्शन यूज हुआ तुम्हारा पहले, फिर क्रॉस लिंकिंग आ गया तो बायोलॉजी भी यूज हुआ, फिर क्या हुआ तुमने उसके सल्फर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा उसका इफेक्टिविटी बहुत बढ़ गया, टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ा नहीं उसका, टॉक्सिसिटी में ज्यादा कुछ कम नहीं आवा। फिर तुमने क्या किया, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा था ना, तो उसके अंदर फिनाइल रिंग डाल दिया। फिनाइल रिंग डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम हुआ, सॉल्बिलिटी का इशू आ गया। तो तुमने सॉल्बिलिटी कैसे सॉल्व किया उसका, उसके पैरा पोजीशन में तुमने एसिड ग्रुप डाल दिया। तो एसिड ग्रुप से क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेशन बढ़ गया, कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो इफेक्टिविटी कम हो गया। तो फिर क्या किया तुमने, एसिड ग्रुप के और रिंग के बीच में एक ब्रिज बना दिया CH2 का, जिससे वो सबसे अच्छा इफेक्ट दे रहा था मतलब। तो रिसर्च ऐसे ही होता है, धीरे 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 धीरे, मतलब पहले एक चीज होती है उसके फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, टॉक्सिसिटी कितना है, सॉल्युबिलिटी कितना है। तो रिसर्च भी ऐसे ही होता है, मतलब जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, ड्रग डिस्कवरी होता है, वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ये सब चीज, बाकी इसका तो एप्लीकेशन अपना SNGP रिएक्शन है, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना बंद करते हैं, ये तुम भी पहला दिन है तुम्हारा भी, सेचुरेट होकर रह तुम, ठीक है। तो अपना देखो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज अपन ने क्या देखा, एरोमेटिसिटी देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसके एप्लीकेशन देखे गए, एंटीरोमेटिक वगैरह क्या होता है वो देखे गए। और मैं क्या करता हूँ, इसके नोट जो मैंने आपको बताए थे अभी, वो मैं नोट्स में ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस का एग्जांपल लगा मुझे बताना चाहिए तुमको, इसके लिए बताया मैंने ये। तो आपको क्या बताएगा, फील आएगी तुमको, मतलब केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो तुमने, तो तुमको ऐसे लगता है हमेशा रट्टा मारना है, रेजोनेंस क्या होता है ये, बट एक्चुअली ये सब चीज का एप्लीकेशन होता है, धीरे धीरे तुम समझोगे, इसको पढ़ना चालू करोगे तो, ठीक है। तो आज का टॉपिक खत्म करते हैं अपन, कुछ डाउट रहेगा तो डिस्कस कर सकते हैं अभी अपन, बाकी आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा तो आप जा सकते हैं, सही है। कुछ डाउट रहेगा तो डिस्कस करते हैं अपन। किसको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, रेजेंट करो फिर अनम्यूट करेंगे। कुछ भी डाउट रहने दो। हेलो, ठीक है हेलो फिर। सर, हाँ बोल। पोरफायरिन रिंग हमेशा एरोमेटिक ही रहता है ना, म्हणजे एरोमेटिकच असेल ना पोरफायरिन एरोमेटिक रिंग? एरोमेटिक देखो ना, स्टेबल है इसलिए तो